अपना मन। देखिए कुछ लोग तो मन की बात भी रेडियो पे करते हैं, लेकिन जो लोग मन की बात मन में ही कर लेते हैं उनमें कहा जाता है कि अंतः वैयक्तिक क्षमताएं बेहतर हैं। अपने आप से बात करने के लिए रेडियो क्यों चाहिए भाई? अपने आप से बात, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, वो अच्छा प्रोग्राम होता है, मैं तो हंसाने के लिए आपको ऐसा बोल रहा हूँ। अपने मन की बात अपने आप से कर पाना, अपनी मन स्थितियों को ठीक से समझ पाना, उसके लिए यश चोपड़ा से ना पूछना कि क्या यही प्यार है ना? तो अपने मन को ठीक से समझ पाना, इतना ही नहीं, अपने मन को कंट्रोल कर पाना। असली चीज ये है, ये ताकत जिसके अंदर आ गई ना, बस उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु अपना मन हो जाता है, जिस समय वो कंट्रोल में ना हो। तो अपने नहीं, मैं की बात नहीं कर रहा, मैं ये मैं के सेंस नहीं है। ऐसा 1000 बार आपके साथ होगा कि आपका दिमाग जानता है कि यदि इस सिचुएशन में आपने रिएक्ट किया तो नुकसान आपको ही होगा, और उसके बाद भी आप रिएक्ट कर ही देते हैं। ये समझते हुए कि रिएक्शन आपके लिए घातक है, आप रिएक्शन दे देते हैं, और इसका मतलब आपका मन आपके विवेक के कंट्रोल में नहीं है। मन ऐसा एक्टिव होता है कि विवेक छिन्न भिन्न हो जाता है उस समय, और आपने गुस्से में कह दिया, बाद में पछताए, सम्मान टूट गया, संभावना खत्म हो गई। कोई संभावना, कोई नौकरी की संभावना थी, बॉस से 2-4 उल्टी बातें बोल दी, तो झेल लेना था उस दिन जब संकट है तो, लेकिन नहीं झेल पाए, वहीं सुना दी 4 गालियां उसको, और बाद में दुखी होना। अपनी भावनाओं की तीव्रता पर अंकुश लगा पाना। सीधी सी बात है भाई, कोई आपको गुस्सा दिला रहा है और आप गुस्से में आ गए, तो वो कंट्रोलर है, आप कंट्रोल्ड हैं। मतलब 100% ऐसा होता नहीं है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। किसी न किसी मात्रा में तो हम सब गलती कर ही बैठते हैं, हम सब गलती करते हैं, लेकिन मजा कब है? कोई गुस्सा दिलाए आपको और आप कहें गुस्सा दिला रहे हो, आएगा ही नहीं, क्योंकि मुझे गुस्सा तब आता है जब मैं चाहता हूं, तुम्हारे चाहने से नहीं आएगा। ठीक है, जाओ। अगर इतनी ताकत है कि मेरे इमोशंस मेरे हिसाब से तय होंगे, तुम्हारे चाहने से नहीं होंगे, मन में आएगा, वो तो स्वाभाविक है। कोई आपके सामने ऊट पड़े हरकतें कर रहा है, गुस्सा आएगा, और वो गुस्सा व्यक्त होगा या नहीं ये मैं तय करूंगा, ये तुम तय नहीं करोगे। तो किसी को अपने इमोशंस में अंतर करना ठीक से आता हो एक तो, और दूसरा अपने इमोशंस को पचाना या कंट्रोल करना, अभिव्यक्ति करनी है या नहीं करनी है। इमोशन नहीं है तब भी इमोशन दिखा देना है, ये भी आता हो। इमोशन है तब भी नहीं दिखाना है, ये भी आता हो। तो ऐसा 1000 बार होगा जीवन में कि इमोशन नहीं आ रहा मन में, लेकिन अपेक्षा है कि आना चाहिए। ऐसा होता है, सास ससुर की मृत्यु पर इमोशंस कम आते हैं, और लोग अगर जैसे बहू कोई है, उसे सास मर गई, अंदर से उसे लड्डू फूट रहा है बहुत जोर से, इतनी खुश है क्योंकि वो सच में परेशान थी, इस सेंस में परेशान थी कि उसकी आजादी खत्म हो जाती थी, प्यार भी करती थी, आजादी भी खत्म होती थी। अब उसकी मौत हो गई है। उसको अंदर से ईमानदारी की बात है कि सुख दुख के अनुपात में सुख थोड़ा ज्यादा हो रहा है, दुख भी है, ऐसा नहीं है दुख नहीं है, अनुपात में सुख थोड़ा ज्यादा है। माहौल ऐसा है कि उस माहौल में वो करे तो क्या करे, उस रोने की अपेक्षा है, समाज उम्मीद कर रहा है कि रोए। जो वहां पर हाड़ मतलब गला फाड़ फाड़ के रो देगा ठीक से, आंसू सहित, आप समझ जाइए कि समझ गए। इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस पुरुषों में भी ऐसा क्या है, पुरुषों से बहुत अपेक्षा नहीं होती ना। कोई मर आ जाए तो पुरुष लोग वहां पर जूते ठीक करते रहते हैं, उनको रोने वाला काम है ही नहीं उनका। अंदर जाके रोए, अच्छे भी नहीं लगते रोते हुए, तो उनको बाहर ही खड़ा करते हैं कि आप जूते वूते देखो, और खाना वाना बन रहा है वो देखो, टिंडा विंडा कटा के नहीं कटा वो देखो। रोने वाले काम में आमतौर पर महिलाएं, मतलब उनको समाज ने काम दे दिया है, जो कि एक तरफा सा काम है एक तरफा, लेकिन परफॉर्मेंस होती है अच्छी है। कुछ भी आपको आप माने या ना माने, मैं तो 2-4 बार देखा, मैं तो गदगद हो जाता हूँ कि 5 महिलाएं रो रही है जोर जोर से, फिर चुप हो जाती है, फिर बातें चल रही है, और सुनाओ तुम्हारे घर में सब ठीक है। 20 मिनट के बाद छठी औरत आई, और जैसे ही वो आई फिर वृंदगान शुरू, कोरस में शुरू, उसके बाद फिर 8-10 मिनट कोरस में सबका चला, फिर छठी भी बैठ गई साथ में कि इस स्वेटर में कितने घर बनाने हैं। अब जब साथ में आएगी फिर देखिए आप, ये जो है ना अपने इमोशंस पर ऐसा कंट्रोल, ये पुरुषों के बस की बात नहीं है, मुश्किल है। में महत्वपूर्ण शब्द है, और उस शब्द का नाम है डिप्रेशन। क्योंकि जब से आपने 3-4 दिन में देखा होगा कि आजकल चर्चा में यही शब्द चल रहा है, और दुनिया भर के टीवी चैनल्स पर और बाकी सब जगहों पर, अखबारों में, सब जगह मनोविज्ञान के लोग सलाह दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो कि ठीक भी है। वो उस विषय के विशेषज्ञ हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि वही उसको सलाह दें। मैं हल्का हल्का आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि डिप्रेशन क्या होता है और इसके बारे में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर मुझे डिप्रेशन को
डिफाइन करना हो, देखिए डिप्रेशन एक तरह का मनोरोग है। जैसे शरीर में बहुत सारे रोग होते हैं, किसी को बुखार हो गया, हम कहेंगे कि उसको फीवर है, 103 टेम्परेचर है, उसको क्रोसिन देनी चाहिए। तो जैसे हमारे शरीर में समस्याएं होती हैं, वैसे हमारे मन में, हमारे चिंतन प्रक्रिया में, हमारे भावनाओं की प्रक्रिया में भी समस्याएं होती हैं। तो साइकोलॉजी में या साइकेट्री में ऐसी स्थितियों में कुछ स्थितियों को रोग का नाम दिया गया है। उनमें से एक जो रोग है उसका नाम है डिप्रेशन, एक विशेष दशा का नाम डिप्रेशन है। अब देखिए मैं इसकी विशेषताएं बताऊंगा तो इसमें एक समस्या क्या है कि मनोविज्ञान में एक और रोग माना गया है कि जब किसी रोग का लक्षण सुन के किसी को लगने लगे कि हाँ मुझे ये है, हाँ ये तो मुझे भी है, ये अपने आप में समस्या है। मनोविज्ञान के जो रोग बहुत प्रसिद्ध हैं उनमें से एक होता है जिसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एक होता है बाइपोलर डिसऑर्डर, एक सिजोफ्रेनिया नाम होता है। तो ऐसे नाम आपको आसपास सुनने को मिलते होंगे, कई लोग डराएंगे भी आपको, लेकिन ये सब डरने की बात नहीं है। बहुत सामान्य रूप में समझिए डिप्रेशन क्या है। देखिए डिप्रेशन क्या है, इसके बारे में पहला शब्द मैं ये लिख सकता हूं कि डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है। मूड का मतलब होता है मन स्थिति, हम किसी समय कैसा फील करते हैं उसको बोलते हैं मूड। आप लोग मूड शब्द का प्रयोग सामान्य जीवन में करते रहते हैं कि आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, आज मेरा मूड अच्छा है। तो किसी खास समय में हम अच्छा फील कर रहे हैं या बुरा फील कर रहे हैं, जनरली इसको बोलते हैं कि हमारा मूड कैसा है। तो मूड डिसऑर्डर है, यानी मूड से जुड़ी हुई समस्या है। अच्छा, मूड से जुड़ी समस्या सबको होती है, कई बार हमारा मूड खराब होता है, तो उसमें से क्या खास बात है। डिप्रेशन की विशेषता यह है कि ये ऐसा मूड डिसऑर्डर है जो परसिस्टेंट होना चाहिए। परसिस्टेंट का मतलब वो एक आध दिन का मामला नहीं है, एक आध घंटे का मामला नहीं है, लंबे समय तक लगातार अगर विद्यमान रहे तो ही हम कहेंगे कि ये डिप्रेशन है। और ये परसिस्टेंट होने का मतलब लंबे समय तक रहने की जो परिभाषा मनोविज्ञान में है वो है कि यदि ये 2 सप्ताह या 2 सप्ताह से अधिक अवधि के लिए है, अगर कोई व्यक्ति लगातार 14 दिनों तक इस अवस्था में रहे या उससे ज्यादा, तो आप कह सकते हैं कि हाँ अब ये डिप्रेशन की स्थिति है। ऐसा हो सकता है कि हम लोग भी एक आध दिन ऐसा महसूस करें, किसके साथ ऐसा नहीं होता। मुझे आज भी महीने में कम से कम 1 या 2 दिन ऐसा लगता है कि चीजें जीवन में वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। कभी कभी बहुत खराब लगता है, सबको लगता है, किसको नहीं लगता है। तो आपको महीने में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन खराब लगता है, कुछ दिन आप खुश रहते हैं, ठीक रहते हैं, तो इसका मतलब है कि चिंता की बात नहीं है। आप कभी तूफानी मूड में आ जाते हैं, कभी अवसाद में चले जाते हैं, तो ये चिंता की बात है। इसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, जो कि डिप्रेशन का एक विशेष रूप माना गया है। अगर आपने हनी सिंह का नाम सुना, जो बहुत प्रसिद्ध सिंगर है, हनी सिंह कितने प्रसिद्ध आदमी थे, पूरा देश उनकी धुनों पर जिस समय नाच रहा था उस समय वो डिप्रेशन का इलाज करवा रहे थे। और ऐसा कहते हैं कि बाइपोलर सिंड्रोम से वो परेशान थे। बाइपोलर का मतलब होता है कि किसी समय बहुत उत्साह में चले जाना और फिर एक झटके में अचानक हताशा में डूब जाना। जब ऐसा विचलन किसी में होने लगे तो बोलते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर है, जो एक प्रकार का डिप्रेशन ही माना जाता है। तो 2 सप्ताह या उससे ज्यादा यदि किसी का मूड लगातार खराब किस्म का रहता हो, खराब किस्म के मूड की पहचान क्या है? यदि उसे निम्नलिखित फीलिंग्स रहती हो लगातार। कौन सी फीलिंग्स? क्या महसूस करना चाहिए? क्या महसूस करेगा तो आप मान लेंगे कि हाँ इस व्यक्ति को डिप्रेशन है। बेसिक बात है, जो एक फीलिंग है उसको बोलते हैं सैडनेस, दुख की भावना। यदि कोई व्यक्ति 2 हफ्ते से आपको लगातार दुखी दिख रहा है, वो लगातार तनाव में है, परेशान है, खुश नहीं दिखता है, हमेशा नाराज रहता है, गुस्सा रहता है, रोता रहता है या रोने जैसी अवस्था में रहता है, चिड़चिड़ा हो गया है, तुरंत इरिटेट हो जाता है, तो इसका मतलब वो अवसाद में या डिप्रेशन में चला गया है। इस सैडनेस को डिफाइन करने के बहुत सारे शब्द हैं। मैं आपको 4-5 शब्द बताता हूं, आप इन शब्दों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस स्थिति में है। जैसे किसी व्यक्ति को ये लगने लगता है कि मेरे जीवन में अब कोई होप नहीं है, इसको बोलते हैं होपलेसनेस। हताशा, आशाहीनता, उम्मीद ही खत्म हो गई है। जब कोई ये कहने लगे अरे यार अब कुछ नहीं होगा जीवन में हमसे, आप कहेंगे क्यों नहीं होगा? ठीक से पढ़ाई करो, ठीक से ये करो, सब कुछ होगा। अरे नहीं अब नहीं होगा, बस अब मैं थक गया, अब मैं हार गया, अब नहीं हो पाएगा। यदि किसी व्यक्ति में हेल्पलेसनेस दिखने लगे, असहाय होने लगे, किसी स्ट्रगल में लगा हुआ था, किसी चीज के लिए लगातार भिड़ा हुआ था, और उसको एक समय के बाद लगने लगे कि यार अब
कोई मेरी सहायता नहीं करता, सिचुएशंस लगातार खराब है, मेरा भाग्य एकदम खराब है, कहीं से कोई उम्मीद नहीं है। तो होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, मिलीजुली सी अवस्थाएं हैं अगर ये स्थिति किसी के बारे में दिखने लगे। एक होती है वर्थलेसनेस। वर्थलेसनेस का मतलब होता है यदि किसी को ये लगने लगे कि उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है, निरर्थकता का एहसास कहते हैं, मीनिंगलेसनेस का एहसास कहते हैं, कि मेरा कोई महत्व नहीं है, दुनिया में कोई मुझसे खुश नहीं रहता है, मेरे होने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है, मेरी इस दुनिया में, मेरे परिवार में, मेरे दोस्तों में मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, कोई नहीं पूछता मुझसे। जब ये फील होने लगे, इसको बोलते हैं वर्थलेसनेस की समस्या। कभी कभी होती है एक समस्या, उसको बोलते हैं पर्पसलेसनेस, यानी जीवन में कोई उद्देश्य नहीं बचा है। और पर्पसलेसनेस की अवस्था, जैसे मैंने आपसे कहा था कि 90-95 साल का व्यक्ति ये कहे कि यार मैंने सब कुछ तो जी लिया, अब कोई पर्पस बचा ही नहीं, मोटिवेशन बचा ही नहीं, तो मैं क्यों जिंदगी को ढोता रहूं। उस उम्र में ये भाव आए तो समझ में आता है, लेकिन 30-35 की उम्र में ये भाव आए तो समझ में नहीं आता है कि मेरे जीवन में कोई पर्पस नहीं है, मैं कुछ हासिल करना ही नहीं चाहता हूं जीवन में। तो जीवन में यदि किसी को पर्पस ही ना रहे तो इसका मतलब अब वो धीरे धीरे उस अवस्था में जाने वाला है। और जब ये स्थिति लगातार चलती है तो इस समय दो स्थितियां और आने लगती हैं। जिन चीजों में उसे इंटरेस्ट हुआ करता था, जैसे किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि शौक था क्रिकेट खेलने का, अगर वो डिप्रेशन में है, आप उसे क्रिकेट खेलने को कहेंगे तो वो क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहेगा। और जब वो अपनी रुचियों से, अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज से दूर भागने लगे, इसको आप कह सकते हैं इंटरेस्टलेसनेस। जिन चीजों में उसे बहुत इंटरेस्ट था, अगर उनमें भी उसका इंटरेस्ट खत्म होने लगे, अरुचि होने लगे। किसी को खाने का बहुत शौक है, आप उसको स्वादिष्ट चीजें खाने के लिए कहते हैं, वो कहे कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा। किसी को संगीत का शौक था, आपने संगीत का एक उसको अच्छी सी एल्बम भेंट की, उसने कहा कि नहीं मेरा सुनने का मन नहीं है, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति, अगर वो एक दिन की बात है तो अलग बात है, अगर वो लगातार ऐसे बिहेव करने लगे, आप समझ सकते हैं कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है या डिप्रेशन में चला गया है। और डिप्रेशन की एक अंतिम निशानी होती है जिसको बोलते हैं विड्रावल सिंड्रोम कहते हैं। विड्रावल सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति समाज से कटने लगे, यानी ऐसी कोई भी स्थिति जिस स्थिति में उसको समाज से मिलना होगा, दोस्तों से मिलना होगा, परिवार के लोगों से मिलना होगा, और वो ऐसे माहौल में जाने से बचने की इच्छा रखने लगे। जैसे कोई शादी ब्याह होने वाला है, आप अपने घर में सबसे कहेंगे चलो भाई सब लोग चलेंगे, और एक व्यक्ति बोले कि मुझे मत ले जाओ प्लीज, मैं नहीं जाऊंगा। किसी बच्चे का स्वभाव ऐसा होता है शुरू से, उसमें खास बात नहीं है। लेकिन यदि कोई सामान्यतः जाता था, दूसरों से मिलकर खुश होता था, दोस्तों से मिलता था, रिश्तेदारों से मिलता था, और अब अचानक वो कहने लगे कि मेरे जाने का मन नहीं कर रहा है। अगर जाने का मन नहीं कर रहा है, इसकी वजह स्पष्ट है आपके पास, तो चिंता की बात नहीं। लेकिन यदि वजह स्पष्ट नहीं है और आपको लगता है कि ये सब चीजें साथ साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इन सब चीजों के एक साथ होने को आप कह सकते हैं कि ये बच्चा या ये व्यक्ति जिस अवस्था में चला गया है, उसी अवस्था का नाम होता है डिप्रेशन। ये चीजें क्यों होती हैं, ऐसी स्थितियां क्यों पैदा होती हैं, इसका संबंध सीधे सीधे कुछ हार्मोन्स के साथ है। ये मामला ऐसा नहीं है कि इसमें फिजिकल नहीं है। मनोविज्ञान की जो समस्याएं होती हैं उनमें से अधिकांश को बोलते हैं साइकोसोमेटिक समस्याएं। ऐसी समस्याएं जो शुरू होती है मन से, किंतु जिनका असर शरीर पे जाता है। और कैसे जाता है शरीर पे? कुछ हार्मोन्स के माध्यम से जाता है। देखिए हमारे शरीर में अधिकांश चीजें ना हार्मोन्स के बेस पे चलती है। हम खुश हैं तो इसका मतलब है कि एक हार्मोन ज्यादा रिलीज हो गया है। हम दुखी हैं तो इसका मतलब है कि किसी हार्मोन का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया है। बेसिक मामला होता है कुछ हार्मोन्स का। तो मैं आपको 2-3 हार्मोन्स का जिक्र करके बताता हूं कि जब भी ऐसी स्थिति है आप समझ जाएं कि मामला क्या है। हमारे, अगर मैं सहज हूं ना बहुत खुश हूं ना बहुत दुखी हूं, सहज हूं, अपना सामान्य जीवन जी रहा हूं और तनाव में नहीं, तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे हार्मोन सारे के सारे बैलेंस में चल रहे हैं। हार्मोन्स को बैलेंस में रखने का काम जिस हार्मोन का होता है उसको बोलते हैं सेरोटोनिन। और यदि किसी व्यक्ति का सेरोटोनिन नाम का हार्मोन ठीक लेवल पे है तो वो ठीक रहेगा, उसका मूड आमतौर पर जैसा होना चाहिए वैसा ही रहेगा। तो जब सेरोटोनिन का बैलेंस कम होने लगता है तो हार्मोनल बैलेंस बिगड़ने लगता है, और हार्मोनल बैलेंस जब बिगड़ने लगता है तब डिप्रेशन जैसी स्थितियां बननी शुरू होती हैं। 2-3 ऐसे और हार्मोन्स हैं जो हमारे शरीर को बहुत खुश रखते हैं, बहुत अच्छा रखते हैं। जैसे एक आपने सुना होगा, एक हार्मोन डोपामाइन नाम होता है। डोपामाइन हार्मोन का
दूसरा शब्द चलता है, इसको बोलते हैं फील गुड हार्मोन्स। जब जब आपके शरीर में डोपामाइन हार्मोन की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होती है, बहुत अच्छा फील करने लगते हैं, बहुत ही सुखद अनुभूतियां आपको होने लगती हैं। ऐसी एक हार्मोन बहुत प्रसिद्ध आपने सुना हुआ है, एंडोर्फिन्स, एंडोर्फाइन्स कहते हैं उसको। जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, खूब खेलते हैं, भाग के आते हैं, पसीना निकाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं कि एंडोर्फाइन जो हार्मोन है वो आपके शरीर में सीक्रेट हुआ और उस समय आप बहुत ही आह्लादित महसूस करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बड़ा मन खिन्न रहता है कई लोगों का, अरे नहीं नहीं नहीं, लेकिन जब वो 1 घंटा भाग लेते हैं, खूब तेज चल लेते हैं, डांस कर लेते हैं 1 घंटा, डांस शुरू करने से पहले लोग बहुत डरते हैं, अरे नहीं छोड़ो, अरे मैं नहीं करूंगा। एक बार जब उतर जाते हैं, झिझक खत्म हो जाती है, उसके बाद आप देखेंगे कि म्यूजिक बंद होने के बाद जनरेटर की आवाज पे भी डांस करते रहते हैं बहुत देर तक, क्योंकि इतना अच्छा लगने लगता है। ऐसा क्यों लगने लगता है? क्योंकि ये वाला हार्मोन रिलीज हो जाता है, और ये हार्मोन जब रिलीज होता है तो उसके बाद मन करता है कि ये स्थिति बनी रहे। इसी प्रकार ऑक्साइटोसिन एक हार्मोन का ग्रुप होता है, जिसमें अगर आप प्रेम की भावना में हैं, इसका बेसिक मतलब है कि ये हार्मोन आपके अंदर ज्यादा रिलीज हुआ है। वो प्रेम कोई भी हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका का भी हो सकता है, किसी छोटे बच्चे के साथ भी हो सकता है, माँ बाप के साथ भी हो सकता है, किसी छोटे से एनिमल्स के प्रति भी हो सकता है, केयरिंग की सेंस में भी हो सकता है। जब भी आप प्रेम की भावना महसूस करते हैं किसी के प्रति, तो एक अच्छा सा हार्मोन रिलीज होता है। जब ये हार्मोन्स आपकी बॉडी में कम होने लगते हैं, विशेष रूप से जब इसका बैलेंस बिगड़ने लगता है, तो जो स्थिति है तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। और हमें समझना यह है कि वो कौन सी स्थितियां हैं जो डिप्रेशन को पैदा करती हैं, और डिप्रेशन को पैदा करने का मतलब है इन हार्मोन्स का बैलेंस, मुख्य रूप से सेरोटोनिन हार्मोन का बैलेंस बिगाड़ती हैं। वो परिस्थितियां क्या हैं, मैं आपको 5-6 कारण बताता हूं, और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें या हमारे आसपास किसी व्यक्ति को ऐसी स्थिति होने लगे, तो हम उसको बचाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए अपनी ओर से क्या प्रयास कर सकते हैं। तो यदि हम डिप्रेशन के कारणों की बात करें कि डिप्रेशन के कारण क्या होते हैं, तो 4-5 वर्गों में इन कारणों को समझना बहुत आसान काम है। जैसे एक कारण का जो ग्रुप है वो होता है इमोशनल, यानी भावनात्मक। यदि किसी व्यक्ति के इमोशंस की दुनिया में कोई उठापटक हो गई हो, तो हम कहेंगे कि इमोशनल वजहों से इस व्यक्ति का जो डिप्रेशन है या बैलेंस बिगड़ा है वो इसलिए हुआ है। दूसरी वजह हो सकती है फिजिकल, यानी कि शारीरिक। आपके आसपास जो भी आपके प्रिय लोग हैं, आप उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते रहिए। जब तक ये कोरोना का संकट रहेगा, ये वाले दबाव थोड़े ज्यादा रहेंगे। अगर आप पेरेंट्स हैं तो इस तीसरे वाले कारण पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जिसको बोलते हैं सोशल प्रेशर्स। मैं भी आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है। इस बात पर गौर कीजिएगा कि आपको डिप्रेशन है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपकी वजह से किसी और को डिप्रेशन हो रहा हो, एक पक्षी भी तो हो सकता है। इसी प्रकार से एक शब्द होता है एलियनेशन। एलियनेशन को आप कह सकते हैं अलगाव, लगाव न रहना। किस चीज से लगाव न रहना, मैं भी आपको उसमें भी 1-2 एग्जाम्पल लेकर समझा दूंगा। इसके अलावा हो सकता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो। यदि आपके जीवन में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो भी आप मान के चलिए कि आपको डिप्रेशन जैसी परिस्थितियां होने लगेंगी। और कुछ कारण हम मान लेते हैं अदर, और आज ये आप लिस्ट बना के देखिए कि इनमें से कौन कौन से कारण आपके जीवन में एग्जिस्ट करते हैं, और यदि करते हैं तो उन्हें अभी से कम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अंततः आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे, फायदा नहीं करने वाले। इमोशनल कारणों में ऐसा हो सकता है कि यदि किसी व्यक्ति के किसी बहुत नजदीकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, जो कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति का डिवोर्स हो गया, मान लीजिए तलाक हो गया। 2 लोग थे, उनमें से एक दूसरे से बहुत प्रेम करता था, किंतु दूसरा पहले से प्रेम नहीं करता था मान लीजिए, और दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं तलाक लेना चाहता हूं या चाहती हूं, और तलाक हो गया। तो जो उस पर बहुत डिपेंडेंट था इमोशनली, वो टूट जाएगा। और जब किसी व्यक्ति की स्थिति ऐसी होगी, ये स्थिति डिवोर्स में भी हो सकती है, ये स्थिति ब्रेकअप में भी हो सकती है। आजकल की जो नई जनरेशन है वो तो इन स्थितियों से ज्यादा गुजरती है। पहले की जनरेशन को तो आमतौर पर ऐसी स्थितियां कम झेलने को मिली हैं। देखिए, फिल्मों में कहते हैं कि ब्रेकअप पार्टी हम लेंगे। ब्रेकअप पार्टी कहने की बात होती है, अगर कायदे का रिश्ता हो और ब्रेकअप हो तो पार्टी नहीं होती। ब्रेकअप के समय तो बहुत ज्यादा तनाव होता है, अवसाद होता है। तो जब कोई व्यक्ति ऐसे दौर से गुजरे, या फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था रिजेक्शन का एग्जाम्पल, कि आपने बहुत किसी को चाहा और उसने आपको रिजेक्ट कर दिया,
और ये केवल उसी मामले में नहीं, दोस्ती के मामले में भी हो सकता है कि आप इस दोस्त को बहुत पसंद करते हैं, किसी गलत फहमी से उस दोस्त ने आपको अपने जीवन से बाहर धकेल दिया और आप समझ नहीं पा रहे, झेल नहीं पा रहे कि हुआ कैसे। और ऐसी स्थिति में ये महसूस करना कि मैं रिजेक्ट हो गया हूं, मुझे रिफ्यूज कर दिया गया है, फिर वो वर्थलेसनेस जैसी फीलिंग्स आनी शुरू होती हैं और डिप्रेशन का एक बड़ा कारण बन जाती हैं। जो फिजिकल है, फिजिकल का मतलब केवल इतना ही है कि यदि किसी व्यक्ति के हेल्थ संबंधी कारक ऐसे हों, यदि किसी व्यक्ति की हेल्थ लगातार खराब हो, तो वो ऐसा हो सकता है कि बहुत परेशान हो जाए और उसको लगने लगे कि मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा। यदि आपके जीवन में, आपके आसपास किसी के जीवन में ऐसा है तो उस पर गौर करने का ध्यान दें। सोशल प्रेशर्स पर विशेष ध्यान दीजिए। आमतौर पर ये प्रेशर आता है पेरेंट्स की तरफ से या रिश्तेदारों की तरफ से, और ये प्रेशर किस किस चीज में आता है? किसी भी चीज में आता है। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स की जिद होती है, अधिकांश पेरेंट्स की समस्या ये है कि जो वो अपने जीवन में नहीं कर पाए होते, वो चाहते कि उनके बच्चे उनको करके दें। तो अपनी जो कुंठाएं हैं, अपनी जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, वो फ्रस्ट्रेशंस अपने बच्चों के कंधे पे उतार देने की जिद जो होती है पेरेंट्स की, बड़ी खतरनाक जिद होती है। जैसे कई पेरेंट्स ये मान के चलते हैं कि मेरा बच्चा फ्यूचर में क्या बनेगा ये वो तय करेंगे, ना कि बच्चा तय करेगा। कुछ कह रहे हैं कि इसको इंजीनियर ही बनना होगा, कुछ कह रहे हैं डॉक्टर ही बनना होगा, क्रिकेटर ही बनना होगा। बच्चे का एप्टीट्यूड वैसा है या नहीं, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चा जिस चीज के लिए बना है उससे कोई मतलब नहीं है। और मैं ऐसे हजारों बच्चों से मिल चुका हूं जिन्होंने साइंस पढ़ा, इंजीनियरिंग के बाद IAS की तैयारी में ह्यूमैनिटीज के विषय लेकर उनसे पूछता था इंजीनियर क्यों बने भाई, और उन सबका एक ही जवाब, मैं सब इंजीनियर्स का नहीं, मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनकी बात कर रहा हूं सिर्फ, कि क्योंकि हम साइंस में अच्छे थे तो 10वीं के बाद माता पिता ने धकेल दिया साइंस ग्रुप में, क्योंकि 12वीं तक भी ठीक थे, उसके बाद फिर मैं इंजीनियरिंग में धकेल दिया गया। दिमाग ठीक काम कर रहा था, एंट्रेंस निकाल लिया, 4 साल खराब करके आए हैं, पढ़ने में मन गति भर नहीं लगता था, ये वो करना पड़ता था, क्या करें। किसी बच्चे का मन करता है कि वो पुलिस में जाए और उसके पेरेंट्स कह रहे कि नहीं तुमको पुलिस में नहीं जाना है, तुमको तो साहित्यकार बनना है, या तुमको तो आर्ट्स में जाना है, या फुटबॉल खेलना है। तो किसी बच्चे के फ्यूचर को तय करना, स्टडीज को तय करना कि वो बच्चा क्या पढ़ेगा, अगर उस बच्चे की इच्छा के विरुद्ध वो काम हो रहा होगा तो इसका मतलब है कि वो लगातार उस तरह के दबाव में रहेगा। यदि पेरेंट्स अपने बच्चे की सक्सेस को लेकर, मार्क्स को लेकर बहुत परेशान रहते हो, बड़ा परेशान रहते हैं कि तू सेकंड कैसे आ गया, सबसे बड़े दुश्मन बच्चों के वो पेरेंट्स हैं, सबसे बड़े दुश्मन समाज के हैं वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को लगातार दबाव में रखते हैं कि फर्स्ट आना है। 50 बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, 50 से फर्स्ट एक ही आ सकता है, और यदि 50 के 50 फर्स्ट आने में लगे हुए हैं तो उनमें से 49 को डिप्रेशन में जाना ही होगा। और आप सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चे का भला कर रहे हैं, आप अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ये कह के कि फर्स्ट आना है। और जिस बच्चे को फर्स्ट आने की आदत पड़ जाती है ना, वो जिंदगी में हर जगह फर्स्ट नहीं आता है, क्योंकि ऐसे लाखों स्कूल में, लाखों सेक्शंस में, लाखों क्लासेस में एक बच्चा फर्स्ट आ रहा है। अगर आपका बच्चा फर्स्ट आ भी रहा है ना, तो वो उन लाखों में से एक है जो कहीं ना कहीं फर्स्ट आ रहे हैं। और जब जीवन की बड़ी प्रतियोगिता में वो लाखों जब आमने सामने आ जाएंगे, IAS के एग्जाम में, किसी और एग्जाम में, तब आपका बच्चा फर्स्ट आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। और जिसने फेलियर कभी झेला नहीं है, जिसको फर्स्ट आने की हैबिट है, और जो फर्स्ट नहीं आता है उसके बाद ना, वो झेल नहीं पाता है। और इसलिए जो बच्चे कभी फर्स्ट नहीं है, आप पाएंगे वो खुश ज्यादा रहते हैं, क्लास से पीछे बैठते हैं, धूमधाम से रहते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, उनके दोस्त भी ज्यादा होते हैं, कोई ईर्ष्या नहीं होती है, वो जीवन को ज्यादा सहज रूप में जीते हैं। और फर्स्ट आने वाला बच्चा, मुझे कोई बच्चा ऐसा मिलता है जो बोलता है कि मैं हमेशा फर्स्ट आता हूं, मुझे दया आती है उस बच्चे के ऊपर कि उस बच्चे के ऊपर कितना दबाव है। और बाकी बच्चे मस्त हैं, क्यों टॉप करना है भाई, क्यों हमें ये साबित करने के हम सबसे अच्छे हैं, हमें चीजें समझ में आ रही हैं, हम अपने जीवन के स्किल सीख पा रहे हैं, तो ठीक है, पर्याप्त है। जब जीवन में कुछ करने का समय आएगा तो आपको अच्छे से पता है ये मार्कशीट्स कहीं काम नहीं आती हैं, यहीं रह जाती हैं। जीवन के संघर्ष में जीवन की जो बेसिक एबिलिटीज है वो काम आती हैं, मार्कशीट देख के जीवन में सफलता हासिल नहीं होती है। 3 इडियट्स फिल्म यदि आपने देखी हो, उस फिल्म को देखकर ये बात समझना बहुत आसान हो सकता है। ऐसे ही जब पेरेंट्स बच्चों के बिहेवियर पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लगे,
और विशेष रूप से क्या होता है, और ये बात केवल पेरेंट्स की नहीं है, ये रिश्तेदार बाकी भी ऐसा कर सकते हैं और भी लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक परिवार में देखा कि एक फादर ने अपने बच्चे को ठीक से उसको पीटा कस के। क्यों पीटा? तो वो 6ठी-7वीं क्लास का बच्चा था और वो बच्चा अपने दोस्त को कोई गाली बक रहा था और उसके बाप ने, बाई चांस बाप वहां से गुजरा था, बाप ने सुन ली गाली और बाप तमतमा गया कि मेरा बच्चा वो गाली कैसे बक सकता है, और उसने उसको खूब उसकी सुताई की, पिटाई की, जो भी कह लीजिए, वो सब किया। सभी बापों को ना बस एक बार ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली गाली कौन सी क्लास में दी थी। और जैसे ही पेरेंट्स इस बात को समझ लेंगे कि बच्चे लगभग वही करते हैं जो हमारे दौर के बच्चे भी कर रहे थे, तो बच्चों से एक्सपेक्टेशंस उतनी ज्यादा रहेंगी नहीं कि वो बेचारे मशीन बनने को बाध्य हो जाए। सहज रहिए। बच्चा लगातार पढ़ाई नहीं करता है, आप करते थे क्या अपने जमाने में? कितनी पढ़ाई करते थे? और इतनी करते थे तो आज यही हालत क्यों है? क्यों नहीं आपने कोई तोप चला दी? सारी अपेक्षा बच्चे से, बच्चे का बिहेवियर ऐसा हो, हमेशा ये करे, हमेशा वो करे, हमेशा टाइम पे उठे। हम उठते थे क्या? अपनी चॉइस से, जबरदस्ती की बात अलग है। तो बच्चों से इतनी अपेक्षाएं करना कि बच्चे ये महसूस करने लगे कि वो घर में मशीन बन के रहते हैं, तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स का फेलियर है। और ऐसे स्थिति में बच्चे के मन में ऐसी फीलिंग्स कभी भी आ सकती हैं। एलियनेशन का मतलब है जब किसी बच्चे को ऐसे विषय पढ़ने पड़े, ऐसी नौकरी करनी पड़े, मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है और ऐसी जॉब कर रहा है जिसमें उसका मन लगता ही नहीं बेचारे का। एक बहुत पहले फिल्म आई थी, मैं उस फिल्म का नाम भूल रहा हूँ, शायद ये जो लव आजकल है, शायद उसी का जो पहला रूप आया था उसी फिल्म में था। ऐसी कोई फिल्म थी जिस फिल्म में मेरे ख्याल से फरहान अख्तर उस रोल में था, जिसमें ब्रेकअप का एक दृश्य भी था। एक नौकरी करता है, बहुत उत्साह से करता है, धीरे धीरे उसको उस नौकरी में रस मिलना खत्म हो जाता है। और जब नौकरी में रस मिलना खत्म होता है तो लंबे समय तक रह के एलियनेशन, लगावहीनता, लगाव ही खत्म हो गया। और जब काम से लगाव खत्म होता है ना, जब दोस्तों से लगाव खत्म होता है, रिश्तों से लगाव खत्म होता है, धीरे धीरे जीवन से लगाव खत्म होने लगता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जरूरत से ज्यादा कंपटीशन यदि आपके जीवन में है, हर बात पे कंपटीशन रहता है जीवन में, बच्चों से शुरू हो जाता है। पहली क्लास का बच्चा है, 2 घरों के बच्चे, उसमें यही कंपटीशन चल रहा है कि ABCD कौन पूरी सुना देता है, कौन पूरी नहीं सुना पाता है। हर क्षण जो कंपटीशन की दुनिया में जीता है तो उसको जीने का रस खत्म होने लगता है, इसलिए वो अच्छी स्थिति नहीं है। और इसके अलावा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य संकट में फंसा हो, वो संकट वित्तीय भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सिद्धार्थ जी जो थे CCD के मालिक, उनका संकट वित्तीय था। किसी का संकट कानूनी हो सकता है, लीगल हो सकता है। तो ऐसा कोई मसला हो सकता है। जब ये मसले लगातार हमारे जीवन में बने रहते हैं, इनसे होता है स्ट्रेस, तनाव। वो तनाव जब लगातार रहता है तो उससे चिंता बढ़ती है, एंग्जाइटी बढ़ती है। और चिंता में क्या होता है कि दिमाग इतना तेज चलता रहता है, आप शांति से रह नहीं पाते हैं। और यही चीजें जब लंबे समय तक चलती रहे तो धीरे धीरे डिप्रेशन में कन्वर्ट होती हैं। एंग्जाइटी डिप्रेशन का ऐसा एक तरफा लिंक नहीं होता कि एंग्जाइटी से ही डिप्रेशन होगा, कभी कभी डिप्रेशन सीधे भी हो जाता है। लेकिन अगर ये स्थितियां बनी रहें किसी के जीवन में तो वो डिप्रेशन की ओर बढ़ता है। और यदि किसी को डिप्रेशन हो गया है तो मेरा आपसे निवेदन है, हमारे समाज की दिक्कत है कि एक तो हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि डिप्रेशन कोई चीज है। पेरेंट्स भी अपने डिप्रेशन वाले बच्चे का मजाक बनाते रहते हैं, या नाटक करता रहता है, डिप्रेशन का नाटक करती रहती है, डिप्रेशन लेके बैठ गई जबरदस्ती। ऐसे मत बोलिए। डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जिसको जब तक कोई झेलता नहीं समझ नहीं पाता है। बहुत ही बुरी स्थिति है और व्यक्ति के अपने हाथ में नहीं होता कि वो डिप्रेशन से बाहर निकल जाए। वो लाख कोशिश करेगा तो भी नहीं निकल पाएगा जब तक उसको बाकी सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा। और यदि आपने किसी व्यक्ति की डिप्रेशन का मजाक उड़ाया तो ये मान के चले कि आपने उसको आत्महत्या की ओर धकेल दिया है। तो जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन की बात करे, इस बात को समझिए कि मामला सीरियस है, मजाक नहीं है, और फिर उसकी हेल्प करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मैं स्टूडेंट्स को विशेष रूप से समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में डिप्रेशन ना हो तो डिप्रेशन से बचने के क्या क्या सूत्र हो सकते हैं, जिन सूत्रों को जीवन का हिस्सा बना के चलेंगे
तो मेरे ख्याल से डिप्रेशन कभी नहीं होगा। डिप्रेशन से बचना इतना मुश्किल भी नहीं। अगर पहले से हमारी लाइफ ट्रेनिंग ठीक हो तो हम डिप्रेशन से निश्चित रूप से बच सकते हैं। तो ऐसे 8-10 सूत्र मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो मैं भी अपनी यथासंभव कोशिश करता हूं फॉलो करने की अपने जीवन में, जितना हो पाता करता हूं। आप भी करें। आप में से कुछ लोग पहले से भी करते होंगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें जब लिखित रूप में सामने आती हैं तो हमें समझ में आता है। तो मैं कहूंगा कि आप इन चीजों की टेबल बना लीजिए, जो मैं आपको कुछ सूत्र बता रहा हूं। आप देखिए कि इनमें से कितने सूत्र आपके जीवन में अप्लाई हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। जो हो रहे हैं अच्छी बात है, अगर कोई नहीं हो रहा है तो कोशिश कीजिए कि थोड़ी मात्रा में धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बनने लगे। और मैं दावे से कह रहा हूं कि जिसको इन सूत्रों की समझ अपने जीवन में इस तरह से है कि जीवन का हिस्सा है, एकेडमिक समझ नहीं कि नोट्स बना लिए उससे कुछ नहीं होगा। अगर मैं डेनियल गोलमैन की भाषा में कहूं तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस का मामला है। ये पढ़ने से नहीं आ जाएगी कि पढ़ लिया, नोट्स बन गए, याद हो गए तो हो गया। ये बिहेवियर की लर्निंग है। और बिहेवियर की लर्निंग का मतलब है जब तक आप इनको अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, बार बार अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक जीवन का हिस्सा नहीं बनेंगे। और जीवन का हिस्सा बन जाएंगे तो इनका इंपैक्ट आपको अपनी लाइफ में दिखेगा। उससे पहले इनका इंपैक्ट अपने जीवन में नजर नहीं आएगा। तो समझना यह है कि कौन से ऐसे जीवन सूत्र हो सकते हैं जो डिप्रेशन से हमें बचा के रख सकते हैं। तो चलिए अब जरा देखें कि कौन कौन से सूत्रों की मदद से हम अपने और अपने आसपास के साथियों के डिप्रेशन से लड़ने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो हाउ टू फाइट विद, या इसको ऐसा करते हैं, हम लिखते हैं कि डिप्रेशन को अवॉइड कैसे करें। अवॉइड करने का मतलब हो ही नहीं, होने के बाद क्या करेंगे वो तो एक अलग बात है। अभी तो सवाल ये है कि हमें डिप्रेशन हो ही नहीं, इसका क्या उपाय हो सकता है। और इसको जो 10-12 सूत्र हो सकते हैं इसके मैं बता रहा हूं। आप लोग अब यहां से नोट कीजिए और खुद को जज कीजिए कि आप इनमें से कितने पैरामीटर्स पे एकदम एक्सीलेंट तरीके से काम कर रहे हैं और किसमें थोड़ा सा वो काम करने की जरूरत है। तो हम सबसे पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। देखिए, हमारे जो संबंध होते हैं, रिलेशनशिप्स होती हैं, रिलेशनशिप्स का होना बड़ा जरूरी होता है। उनमें से रिलेशंस 2 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं अनकंडीशनल रिलेशंस और एक को बोलते हैं कंडीशनल रिलेशंस। तो पहले इनका अंतर समझिए और फिर हम इस पॉइंट को यहां पर लिख के छोड़ देंगे। एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए, कभी आपको मौका मिले उनके बारे में पढ़ने का तो उनको पढ़िएगा। उनका जो नाम था वो नाम था एरिक फ्रॉम। और आपको पता ही है कि जर्मनी में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास का समय था तो यहूदियों को बहुत प्रताड़ित किया गया था। एरिक फ्रॉम का जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ, जर्मनी में ही, और बहुत पढ़ने लिखने वाले आदमी थे। और जब यहूदी जर्मनी में दिक्कतें आई तो उनको भागना पड़ा। यहूदी परिवार से थे, अमेरिका चले गए और वहां उन्होंने जीवन गुजारा। 20वीं सदी के सबसे महान जो फिलोसफर्स हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए, साइकोलॉजी के बैकग्राउंड के थे लेकिन फिलोसफी में, सोशियोलॉजी में, हर विषय में इनका अच्छा दखल था, ऐसे व्यक्ति थे। एरिक फ्रॉम ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी। इनमें से एक किताब उनकी, अगर कोई एक किताब मुझे कोई कहे इनकी पढ़नी हो तो वो किताब है द आर्ट ऑफ लविंग, प्रेम करने की कला। और इन्होंने इस किताब में बहुत बढ़िया कुछ चीजें बताई हैं। इनमें से 1-2 बातें मैं आपको बता रहा हूं। एरिक फ्रॉम ने कहा कि हमारे जीवन में दोनों तरह के प्रेम का महत्व है। तो 2 तरह कौन से हैं? उन्होंने कहा कि एक प्रेम होता है अनकंडीशनल लव और एक होता है कंडीशनल लव। तो इन दोनों का मतलब ये हुआ, कंडीशनल लव का मतलब ये हुआ कि ऐसे रिश्ते जिसमें हम किसी से प्रेम करें किंतु साथ में कंडीशन लगा के प्रेम करें। उन्होंने कहा कि आमतौर पर पिता का प्रेम कंडीशनल होता है और माता का प्रेम आमतौर पर अनकंडीशनल होता है। अनकंडीशनल का मतलब कि भाई बेटा तू जैसा भी है मैं तेरे साथ हूं, ये होता है अनकंडीशनल लव। और पिता का प्रेम कैसा होता है? बेटा ठीक से पढ़ाई करो, क्लास में फर्स्ट आना है, फर्स्ट आए तो इतना प्यार दूंगा, सेकंड आए तो थोड़ा कम प्यार दूंगा, और अगर पास नहीं हुआ तो फिर प्यार में फिर लाभ दूंगा, बेटा तुम्हें ध्यान रखना। तो जहां प्यार बहुत सारी कंडीशंस पे टिका हो, ठीक से बिहेव करोगे तो तुम्हें मैं मोटरसाइकिल दिलवाऊंगा, थोड़ा कम बिहेव करोगे तो साइकिल दिलवाऊंगा, और खराब बिहेव करोगे तो रिक्शा दिलवाऊंगा। जब बाप इस तरह की बात बोलता तो इसलिए आप देखेंगे कि आमतौर पे बच्चे जो लड़के होते हैं वो अपने बाप के साथ उतने सहज नहीं हो पाते जितने सहज वो अपनी माँ के साथ होते हैं।
और इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया की हर माँ ऐसी होती है, हर बाप ऐसा होता है। कुछ बाप अनकंडीशनल लेवल पे जा सकते हैं, कुछ माताएं अनकंडीशनल ना हो पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सामान्यतः अनकंडीशनल प्रेम का मतलब हुआ जहां रिश्ता ऐसा है कि कोई कंडीशन नहीं। और अनकंडीशनल रिश्ता कहां होता है? अनकंडीशनल रिश्ता एक तो होता है आमतौर पर माँ के साथ किसी बच्चे का, और ये सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है फ्रेंड्स के साथ। आपका अगर दुनिया में एक भी कायदे का फ्रेंड है ना, अच्छा दोस्त है, अच्छे दोस्तों में ना 100% विश्वास रहता है, कोई पर्दा नहीं होता, राज नहीं होता है, जिसपे व्यक्ति अपनी बुरी से बुरी बात, अपनी हर कमजोरी शेयर कर सके बिना इस भय के कि सामने वाला जज करेगा, सामने वाला कोई नैतिक उपदेश मुझे देने वाला है, ये उम्मीद वहां नहीं होती है। और कभी कभी हम अपने भाई बहन के साथ या कजन्स के साथ फ्रेंडली होते हैं तो कभी कभी रिश्ता हमारा उस लेवल तक पहुंच जाता है। जीवन में जब तक ये वाले रिश्ते ना हो तब तक किसी व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा नहीं होता है। इसलिए मनोविज्ञान के लोग सलाह देते हैं कि अपने जीवन में चेक कीजिए, कम से कम ऐसे 1 या 2 व्यक्ति होने चाहिए जिनके साथ आपका रिश्ता अनकंडीशनल किस्म का हो। ये पहला पैरामीटर है। यदि आपका रिश्ता किसी के साथ अनकंडीशनल नहीं है, किसी बच्चे का दुर्भाग्य हो सकता है कि उसकी अपनी माँ के साथ उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मेरी सलाह ये है कि अपनी माँ से, अगर पिता फ्रेंडली है, विशेष रूप से लड़कियों के मामले में कभी कभी ऐसा हो सकता है, पिता से न हो तो कम से कम 1-2 अच्छे दोस्त रखिए। इतने अच्छे दोस्त जिन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, उतना ही भरोसा आप भी निभाइए। दोस्ती एक तरफा नहीं होगी, 2 तरफा होगी। आप उसके हर राज को राज रखेंगे तो वो आपके राज को राज रखेगा। इस तरह की दोस्ती होती है जहां अपने मन की हर बात आप कह सके, विरेचन कर सके, कैथारसिस कर सके, वमन कर सके। जो मन में ऊट पटांग बात आ रही है वहां जाके बोल दी और सामने वाला ठीक है यार, मेरे मन में भी आता है, नॉर्मल बात है, कोई खास बात नहीं है। जो व्यक्ति ऐसे 1-2 रिश्ते जीवन में कम से कम रखेगा उससे तनाव, अवसाद कम होगा या नहीं के बराबर होगा। ये पहली बात है। दूसरी बात जो इससे जुड़ी हुई बात है उसको मैं कह सकता हूं कि कोशिश करके थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनिए। एक्सप्रेसिव होने का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा ये भी समझाने का प्रयास करता हूं। कभी आपको ये कंसेप्ट ठीक से समझना हो तो इसको समझने के लिए एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुई है महिला जिनका नाम था नैन्सी कोडोरो। और अगर आपने सिगमंड फ्रॉइड का नाम सुना हो, सिगमंड फ्रॉइड बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं। नैन्सी कोडोरो उनके स्टूडेंट थी और इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड के एक सिद्धांत को खारिज कर दिया था और इन्होंने साबित किया था कि महिलाएं अपनी सहजता में पुरुषों की तुलना में ज्यादा बेहतर होती हैं। जबकि सिगमंड फ्रॉइड का एक कंसेप्ट ऐसा था जिसमें उन्होंने पुरुषों को महिलाओं से बेहतर माना था, महिलाओं को अपूर्ण जैसा कुछ कहने का प्रयास किया था। एक्सप्रेसिव होने का मतलब आप देखेंगे कि जो पुरुष लोग होते हैं आमतौर पर जब वो जवान हो जाते हैं, 20, 25, 30 साल के हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है मैं विस्तार में नहीं बताऊंगा कि नैन्सी कोडोरो ने इसकी व्याख्या कैसे कैसे की है, मैं केवल संक्षेप में बता के रखता हूं। आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पर इमोशंस का माहौल बन जाए, जैसे किसी रिश्तेदार की मौत हो गई, दुख का माहौल है, आप पाएंगे कि आपके पिता या बड़े भाई उस स्थिति में आसानी से रो नहीं पाएंगे। अपने घर में है तो हो सकता है रुलाई फूट जाए, किसी रिश्तेदारी में है तो आमतौर पर आप देखेंगे वो रो नहीं पाएंगे। जबकि माताएं और बहनें जब वहां जाएंगे उनके घरों में, उस घर की माताओं बहनों के साथ मिलकर वो आराम से रो पाएंगी। नैन्सी कोडोरो ने बताया था कि महिलाओं में सहजता बचपन से होती है, उसमें बाधा नहीं आती, पुरुषों की सहजता में बाधा पैदा हो जाती है। कुछ वजह बताई उन्होंने। इसलिए पुरुष लोग जैसे जैसे उम्र में आगे बढ़ते हैं उनमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की सहजता कम होने लगती है, वो खुल के रो नहीं पाते। कहीं डांस हो रहा हो तो महिलाओं को डांस करने में हिचक उतनी नहीं होगी जितनी पुरुषों को हिचक आमतौर पर होती है। हर व्यक्ति इसमें नहीं आता है, अपवाद होते हैं इस नियम के, सामान्यतः हम बात करें। अपनी भावनाओं को खुल के व्यक्त करने की सहजता जिसमें जितनी ज्यादा है वो डिप्रेशन से उतना ही बचा रहेगा। और इसलिए यदि आप एक्सप्रेसिव नहीं है, मन में कुछ आता है उसे कह दीजिए। मन में घुटते रहना अच्छी बात नहीं है। किसको कहना है? जिसके साथ अनकंडीशनल रिलेशनशिप है। मान लीजिए किसी के साथ नहीं है
तो क्या करें। एक फिल्म आई थी, अगर मैं सही नाम याद कर पा रहा हूँ, फिल्म का नाम था लाइफ इन ए मेट्रो। देखिए, मैं फिल्मों के नाम विशेष में बोलता हूँ, कभी गलत बोल दूं तो आप कमेंट में सही नाम लिख दीजिएगा, मुझे फिल्में बहुत याद रहती है, नाम भूल जाता हूँ। तो अगर वो फिल्म सही में याद कर पा रहा हूँ तो उसमें इरफान खान एक सीन में है और एक नायिका है, मैं नायिका का नाम भूल गया हूँ अभी। वो नायिका बहुत परेशान है, तनाव में है, और इरफान क्या बोलते हैं कि चलो मेरे साथ, और उसको एक ऊंचे से स्थान पर ले जाते हैं, बड़े शहर में, मेट्रो शहर में है, ऊंचे स्थान पर रात के समय, और वहां जाकर बोलते हैं जोर से चिल्लाओ। वो शुरू में संकोच करती है, कैसे चिल्लाओ, तो इरफान उसको चिल्लाना सिखाते हैं कि जोर से चिल्लाओ, और वो चिल्लाते चिल्लाते जोर से रो पड़ती है, फूट पड़ती है। और जब कोई व्यक्ति फूट फूट के रो लेता है, जब कोई व्यक्ति गुस्सा निकाल लेता, भड़ास निकाल लेता, चिल्ला लेता है, जिस व्यक्ति से नाराजगी है ना, कुछ नहीं तो अकेले में उसका नाम लेके 4 गालियां ही दे लीजिए, खूब कस के चिल्लाइए उसके ऊपर, उसका नाम लिख लीजिए, उसकी फोटो बना लीजिए, खूब कस के चिल्ला लीजिए उसके ऊपर, गुस्सा निकाल दीजिए, जितनी गालियां बकनी है बक लीजिए, अकेले में, दोस्तों के सामने बक लीजिए। लेकिन यदि मन में कोई तनाव है, यदि किसी बात की घुटन है, तो उस घुटन को मन में रखिए मत। अगर वो घुटन मन में बनी रहेगी तो बने बने वो कैंसर जैसी हो जाएगी और अंत में डिप्रेशन में आपको कन्वर्ट कर देगी। इसलिए सबसे अच्छा है कि 1-2 लोग ऐसे हों जिनके साथ आप कुछ भी बात कर सकते हैं, न हो बेशक लिखिए उस बात को, एक कागज लेके उस व्यक्ति के नाम लिखिए, खूब गुस्से वाली बातें लिखिए, और उसके बाद अंत में जब लगे कि मन हल्का हो गया, कागज फाड़ दीजिए या डायरी में लिखिए, अपनी रोज डायरी लिखिए, उसमें सब बातें लिखिए। जितने ज्यादा आप एक्सप्रेसिव होंगे, अपने मन की भावनाओं को जितनी ज्यादा मात्रा में एक्सप्रेस कर पाएंगे, आप मान के चलिए आप डिप्रेशन से उतना ही दूर रहेंगे। और यदि आपके घर में सब मनहूस टाइप के लोग हैं जो गाना भी नहीं गाते, डांस भी नहीं करते, तो इसका मतलब है कि घर का माहौल भी ठीक करने की जरूरत है। अपने साथ साथ घर में बाकी सबको भी एक्सप्रेसिव बनाइए, उनको थोड़ा खुश रहना सिखाइए, मौका मिले सब लोग मिलकर डांस कर लें, सब लोग गाना वाना गा लें, ऐसा कुछ ना कुछ करते रहिए ताकि घर के अंदर का माहौल ऑफिस जैसा ना हो, नरक जैसा ना हो, बल्कि लगे कि आप एक ऐसे माहौल में हैं जहां रहकर खुशी बरसती है, प्रसन्नता बरसती है। ये माहौल होना चाहिए। तीसरी बात देखिए, बहुत बड़ी समस्या होती है, विशेष रूप से पुरुषों के साथ ज्यादा होती है ये समस्या। देखिए, जब मैं कहता हूं ना पुरुषों के साथ होती है, महिलाओं के साथ, तो आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी कुछ पूर्वाग्रह बैठे हुए हैं। मैं पूर्वाग्रहों की बात नहीं कर रहा हूं, मानव विज्ञान में विभिन्न रिसर्चर्स ने, विद्वानों ने जो निष्कर्ष निकाले उनकी बात कर रहा हूं। और तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, डोंट ट्राई टू बी ग्रेट। महान बनने का प्रयास मत करो। महान बनने के प्रयास में जो पड़ा उसकी जिंदगी समझिए चौपट हो गई। क्यों मैं ये बात आपसे कह रहा हूं? देखिए, जब आप ग्रेट बनने का प्रयास करते हैं ना, अच्छा ग्रेट कौन नहीं बनना चाहता है? अगर आपको लोग महान मान लें तो क्या होगा, इतना सम्मान करेंगे कि उस सम्मान के चक्कर में आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। आप किसी से हल्का सा कहते हैं कि यार मेरे मन में ये इच्छा थी, दूसरा आदमी तुरंत पूरी कर देता है कि अरे महान आदमी के मन में इच्छा हुई है। और जितना व्यक्ति महान होता है उसको उतना ही जीवन में अवसर मिलते हैं, सुख मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं, सम्मान मिलता है दूसरों की नजरों में। लालच हो ही जाता है कि लोग उस पर श्रद्धा रखें, भक्ति का भाव रखें, कौन नहीं चाहता है। लेकिन जो इस रास्ते पर गया उसकी जिंदगी चौपट हुई। यूपीएससी ने एक निबंध पूछा था एक बार, यूपीएससी में आईएएस के पेपर में, महिमा की राहें मृत्यु तक जाती है। जो महिमा की राह पे चल पड़ा उसकी मृत्यु होनी तय है। और मृत्यु केवल जीवन की मृत्यु नहीं, भावनाओं की मृत्यु होनी तय है, उसके अपने व्यक्तित्व की मृत्यु होनी तय है। क्यों ऐसा होगा? जो व्यक्ति जितना महान बनने का प्रयास करेगा उसको उतना ही सहजता से दूर जाना पड़ेगा। उसके मन में स्वाभाविक इच्छाएं आती होंगी, स्वाभाविक प्रेरणाएं मन में आती होंगी, और उसको दिखाना है कि वैसा व्यक्ति नहीं है। मान लीजिए कोई पुरुष है, उसके मन में प्रेम की इच्छा किसके मन में नहीं है? सामान्य बात है, हर व्यक्ति के शरीर में कुछ हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, वो हार्मोन है, इसका मतलब है कि उसके अंदर प्रेम की इच्छा है। अब कोई पुरुष अगर बाबा बन जाए और वो ये साबित करने पर लग जाए कि उसके मन में ऐसी इच्छा है ही नहीं, तो या तो हार्मोनल इम्बैलेंस का मामला है, या फिर उसकी मजबूरी है कि उसको लगातार अपने एक सहज भाव से दूर होने की बात साबित करनी है, प्रिटेंड करने की मेरे मन में ऐसे भाव नहीं आते हैं, गुस्सा नहीं आता है, ईर्ष्या का भाव। ईर्ष्या का भाव किसके मन में नहीं आता है? लेकिन उसको तो महान आदमी है, महान आदमी के मन में ईर्ष्या का भाव कैसे आएगा?
जो महानता के रास्ते पे बढ़ा वो सहजता से दूर हो जाएगा, और जितनी महानता के रास्ते पर बढ़ेगा वो इतना अकेला होता जाएगा, उसका मन करेगा कि मैं अपने मन की असली बात किसी को बता दूं, बता ही नहीं पाएगा। जिसको बताएगा वो कहेगा अरे बाबा जी हम तो आपको बड़ा महान समझते थे, आप तो ऐसे निकले। तो भाई महान मत बनना। जो महान व्यक्ति होता है ना, उसका सामान्य मतलब है कि उस व्यक्ति की जो छवि है उसके असली व्यक्तित्व की तुलना में बड़ी हो गई है। और जब आपकी छवि आपके असली व्यक्तित्व से अलग और बड़ी हो जाए, आपकी जिंदगी इतनी कुंठित किस्म की हो जाएगी, क्योंकि अब चाह के भी वो हो ही नहीं पा रहे जो आप हैं। आपको लगातार नाटक करना पड़ता है। नाटक तो हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत करना पड़ता है जीवन में, लेकिन 24 घंटे नाटक करना पड़े, इससे बड़ी दिक्कत है। और जो व्यक्ति महानता के चक्कर में पड़ते हैं उनको 24 घंटे नाटक करना पड़ता है। इसलिए सबसे ज्यादा दया के पात्र वो लोग हैं जो महानता के चक्कर में पड़ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अंदर से सचमुच उस कैटेगरी पे है तो अलग बात है, लेकिन अगर महानता थोपने का प्रयास मत कीजिए, उस रास्ते पर जाने का प्रयास करने से बचिए। ये मेरी तीसरी सलाह है। इसलिए जब मैं देखता हूँ क्लास में कुछ बच्चे मुझे ऐसे मिलते हैं जो सहज ना होकर के महानता के चक्कर में पड़ जाते हैं। जैसे फेयरवेल का समय है, सब बच्चे गीत गा रहे हैं, कोई उसमें नाटक कर रहा है, कोई मोनो एक्टिंग कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, और उसमें कुछ बच्चे बाबा जी बन के प्रवचन देने आ जाते हैं कि मित्रों मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं, आज हमारी क्लास का आखिरी दिन है, हमें इन प्रथाओं से बचना चाहिए, हमें समाज में न्याय की स्थापना करनी चाहिए। सारे बच्चे इस भाव से देखते हैं कि बाबा जी को आज ही प्रवचन देना था, आज तो मौज मस्ती का मूड था। तो ये जो टेंडेंसी होती है कि मैं सबके सामने महान बन जाऊं, ये आपको सहज जीवन से रोक देगी। आपके दोस्त नहीं बनेंगे, एक भी व्यक्ति ऐसा जीवन में नहीं होगा जिससे अपने मन की बात आप कह सकें। ये 3 बातें हो गई। चौथी बात, हमारे जीवन का सबसे बड़ा संकट है कि लोग क्या कहेंगे। और कुछ लोग बोलते हैं 4 लोग क्या कहेंगे, और ये 4 लोग कौन है मिल नहीं रहे हैं। बहुत दिनों से कई लोग ढूंढ रहे हैं इन 4 लोगों को। 4 लोग क्या कहेंगे। आप कुछ भी करने लगते हैं, लोग बोलते हैं अरे यार लोग क्या कहेंगे, अरे समाज क्या कहेगा, अरे लोग क्या सोचेंगे। कौन लोग हैं जो सोचेंगे। समाज का इतना दबाव हम पे होना चाहिए कि हम कुछ गलत काम ना करें, लेकिन समाज का इतना दबाव कि हम अपना जीवन सहज रूप से ना जिए, क्या बात है। आप कुछ भी करेंगे तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे, सीधी सी बात है। वो जो गीत भी है ना, लोग हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और उसकी दूसरी लाइन बड़ी अच्छी है, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। तो बेकार की बातों को छोड़िए, अपना जीवन अपने तर्क से, अपने विवेक से जीने का प्रयास कीजिए। हाँ, कुछ गलत मत कीजिए। जहां आपको लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूं, अपनी अंतरात्मा से पूछिए, अपने आप से पूछिए, दोस्तों से पूछिए, राय लीजिए, गलत काम मत कीजिए। लेकिन कुछ भी करने से पहले समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, फूफा जी क्या कहेंगे, मौसा जी क्या कहेंगे, ये सब इतना मत सोचिए। मैं तो अपनी क्लास में बच्चों को एक सूत्र बताता हूं इस मामले में, जो मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूं खूब अपने जीवन में। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी नहीं सोचूंगा तो वो क्या सोचेंगे। इसलिए जिनको सोचना है सोचने दो। आप अपने जीवन के नियंता हैं। अपने बारे में जो आपको उचित लगे उस पर ध्यान दें। दूसरों की राय को उतना मत महत्व दीजिए कि आपका जीवन सामान्य रूप से चल ना पाए। इसलिए एक चौथा सूत्र हम कह सकते हैं, दूसरों का प्रभाव अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। उतना ही रहे जितना प्रभाव झेला जा सकता है तो काफी है। उससे ज्यादा प्रभाव अगर आपके जीवन पे है तो गलत है। 5वां सूत्र ये हो सकता है कि अपने आसपास ना जो नेगेटिव किस्म की चीजें हैं, इसको जरा गौर से आप सोचिएगा। नेगेटिव चीजों से बचना चाहिए। नेगेटिव चीजों में क्या क्या हो सकता है। नेगेटिव व्यक्ति हो सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई मनहूस टाइप का व्यक्ति है, या नेगेटिव फैक्ट्स हो सकते हैं, नेगेटिव खबरें हो सकती हैं, समाचार हो सकते हैं, उनसे थोड़ा सा बचना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, हमारे आसपास अच्छी खबरें भी हैं, बुरी खबरें भी हैं, अच्छे लोग भी, बुरे लोग भी हैं। आपको चुनना है कि आप क्या चाहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक खबर आई कि जिनकी उम्र 10 साल से कम है, कोरोना उनके लिए जानलेवा है, इससे डर जाते हैं। ठीक बात है। जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उनके लिए कोरोना जानलेवा है, हम डर जाते हैं। ठीक है। कोरोना का वैक्सीन नहीं है, कोरोना से इतने लोग मर गए, इतना हुआ, वो हुआ। ये सब नेगेटिव खबरें हैं जो हमें डराती हैं। इनको जानना चाहिए
पर दिन भर न्यूज सुनते रहना, दिन भर कोरोना की खबर सुनते रहना, वो ठीक नहीं है। उन्हीं खबरों में कुछ पॉजिटिव खबरें भी आती हैं, हम उन पर कम ध्यान देते हैं। जैसे मुंबई में आज से करीब 10 दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ी कि एक छोटा सा बच्चा 30-35 दिन का बच्चा था, माँ को कोरोना हो गया था, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा जब पैदा हुआ उसके एकदम बाद उसको भी कोरोना हो गया और डॉक्टर्स ने उस बच्चे को बचा लिया और जब वो 36 दिन का हुआ तब वो बच्चा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ और जब गया तो सारे डॉक्टर्स नर्सेस ने उस बच्चे को खूब तालियां बजा के उसका स्वागत किया। ये खबर ध्यान देने की खबर है। दिल्ली में एक परिवार में करीब 14 लोगों को कोरोना एक साथ हुआ, उनमें से एक की उम्र 90 साल से ज्यादा थी, एक की 87 साल, एक की 62 साल, सारे के सारे वो बचे। उन्होंने कैसे अपने आप को बचाया उस पर एक कहानी लिखी, ब्लॉग लिखा जो फेमस हो गया। ये खबर ध्यान देने वाली थी और हमारा ध्यान उस खबर पर नहीं जाता है। वैक्सीन नहीं बनी है किंतु खबर ये भी तो है कि अमेरिका ने जो वैक्सीन लगभग सही साबित होने वाली है उसकी करोड़ों डोजेस तैयार कर ली हैं, इस भाव से कि जैसे ही फाइनल अप्रूवल मिलेगा हम तुरंत उन डोजेस को बाजार में उपलब्ध करवा देंगे पेशेंट्स को। ये भी तो खबर है। आज WHO ने एक दवाई को फाइनली ये कह दिया कि ये दवाई काफी कारगर साबित हो रही है इससे लड़ने में। ये भी तो एक खबर है। कितने लोग मर रहे हैं, उससे ज्यादा लोग बच रहे हैं, ये भी तो खबर है। 2% लोग मर रहे हैं या 2 से थोड़ा ज्यादा % लोग मर रहे हैं, 98% बच रहे हैं, ये भी तो एक खबर है। ऐसे व्यक्ति हैं, आपके आसपास कुछ व्यक्ति होंगे जो इतने मनहूस हैं कि हर चीज में नेगेटिव ही देखते हैं, उन्हें अच्छा दिखता ही नहीं किसी भी चीज में कुछ भी। और कुछ हैं जो हर चीज में अच्छा भाव ले आते हैं। बुरी से बुरी स्थिति में बोलते हैं अरे हाँ, जैसे आजकल बोल रहे हैं कि ये अच्छा है कि इसी बहाने परिवार के साथ समय गुजारने को मिल रहा है, ये अच्छा है कि इसी बहाने जो काम कभी नहीं कर पा रहे थे आजकल कर पा रहे हैं। बुरी से बुरी स्थिति में भी अच्छी चीजें ढूंढ लेते हैं। ये अच्छा है कि कम आय में जीने की आदत पड़ रही है, ये अच्छा है कि सुविधाएं कम हैं और हमारे बच्चे सीख पा रहे हैं कि कम सुविधाओं में कैसे संघर्ष करना चाहिए। ये अच्छा पक्ष है। इसलिए इस बात को गौर से देखिए कि आप जिन व्यक्तियों और जिन खबरों से घिरे रहते हैं वो बहुत नेगेटिव तो नहीं है, और यदि वो बहुत नेगेटिव किस्म की हैं तो अपने आप को ऐसी प्रवृत्तियों से, ऐसे व्यक्तियों से यथासंभव बचाने का प्रयास कीजिए। ये बहुत जरूरी है। अगली बात है कि जो कंपटीशन होता है, अच्छा नेगेटिव वाले में ना अपने को एग्जांपल बचपन में सुना ही होगा कि एक गिलास है जिस गिलास में आधा पानी भरा हुआ आधा गिलास खाली है। अब अगर आप लोगों से पूछेंगे तो उनमें से कोई बोलेगा कि आधा भरा है, कोई बोलेगा आधा खाली है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो जब भी आपको गिलास आधा भरा है वाले व्यक्ति मिले उनको प्राथमिकता दीजिए, गिलास खाली है तो जिनका फोकस रहता है उनको कम ध्यान दीजिए। कंपटीशन जीवन में होना जरूरी है, थोड़ा बहुत रहे अच्छा रहता है। कंपटीशन से क्वालिटी बढ़ जाती है, कंपटीशन से व्यक्ति सजग रहता है, ये बात अच्छी है। किंतु कंपटीशन जैसे जैसे जीवन में बढ़ता है ना, वो जितना बढ़ता है जीवन उतना ही खराब होने लगता है। इसलिए अननेसेसरी कंपटीशन, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा से जितना हो सके जीवन में बचना चाहिए। हर बात में क्यों आप चाहते हैं कंपटीशन होता रहे? देखिए कंपटीशन से बात शुरू होती है। कंपटीशन जब ज्यादा बढ़ने लगता है, बीच के नियम भंग होने लगते हैं, उसको बोलते हैं कि अब स्थिति कन्फ्लिक्ट की हो गई है। कन्फ्लिक्ट में नियम टूटने लगते हैं। जब कन्फ्लिक्ट से मामला आगे बढ़ने लगता है तो मामला क्लैश का बनता है, और जब क्लैश गंभीर होता है तो उसको युद्ध यानी कि वॉर कह देते हैं। इन चारों के बीच की जो रेखाएं हैं, विभाजक रेखाएं हैं, वो इतनी सूक्ष्म हैं कि पता नहीं चलता है। इसलिए कंपटीशन इतना मत कीजिए। और कंपटीशन जब भी जीवन में हो ना तो एक नियम का ध्यान रखिए। 2 शब्द आपने जरूर सुने होंगे, मैं आपको उन दोनों शब्दों का एक बार जिक्र करता हूं। आपने एक शब्द सुना होगा खेल भावना, उसे बोलते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। लेकिन एथिक्स की दुनिया में एक और शब्द आजकल चलता है, उसको बोलते हैं गेम्स मैन स्पिरिट। इन दोनों में क्या अंतर होता है? युद्ध तो जीवन का हिस्सा है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा हमारे जो भाव है उनमें से एक भाव है, वो तो रहता ही है। जीतने की इच्छा किसके अंदर नहीं होती है? होनी भी चाहिए। नीत्शे ने तो यहां तक कहा कि जीतने की इच्छा जीने की इच्छा से ज्यादा प्राथमिक होती है। और इसलिए जो लोग आत्महत्या करते हैं उनमें से कई वो हैं जो जीत नहीं पा रहे,
और उनकी जीतने की इच्छा इतनी प्राथमिक है कि वो जीने की इच्छा से ज्यादा गहरी इच्छा हो जाती है, पर ये अच्छी बात नहीं है। स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट क्या है, गेम्समैनशिप स्पिरिट क्या है, इन दोनों का अंतर देखिए। जैसे मान लीजिए मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, दो टीम के कैप्टन हैं और दोनों एक देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दोनों के देश ने उन पर भरोसा किया है, दोनों पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि आज हम जीत के मानेंगे, पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को गालियां नहीं दे रहे, नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे, ऐसा छिछोरापन नहीं कर रहे, हल्कापन नहीं कर रहे कि खेल के नाम पे युद्ध होने लगे, गालियां नहीं दे रहे एक दूसरे को, स्लेजिंग नहीं कर रहे एक दूसरे की, नियमों का सम्मान कर रहे हैं। एक बैट्समैन है, बॉलर ने बहुत तेज बॉल की, बैट्समैन को हल्की सी चोट लग गई, बॉलर उसके पास जाकर उसका हाल पूछ रहा है, सॉरी आपको चोट क्यों नहीं लगी। ये स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट है। हम खेलेंगे, जीतने के लिए खेलेंगे, इन खेल के नियमों में खेलेंगे, ये जानते हुए खेलेंगे कि हम खेल रहे हैं। और मैच में कोई हारे कोई जीते, तनाव पूरा होगा मैच के दौरान, लेकिन जैसे ही मैच खत्म होगा दोनों टीम का हर खिलाड़ी एक दूसरे से प्यार से मिलेगा, थपथपाएगा, कोई दुश्मनी नहीं, बाहर जाएंगे और उससे 2 घंटे बाद रात को पार्टी होगी। पार्टी में दोनों टीम से एक साथ होंगे, साथ में खाना खाएंगे, साथ में डांस करेंगे, खूब हंसी मजाक करेंगे, लेकिन खेल के मैदान पे उस तरह से लड़ेंगे कि जीतना है तो बस जीतना है। ये होती स्पिरिट कंपटीशन की, कि हम कंपटीशन करेंगे लेकिन नियम में रहेंगे, दुश्मनी नहीं करेंगे। कंपटीशन है, इस कंपटीशन के बाहर जैसे निकलेंगे हम दोस्त हो जाएंगे, कंपटीशन तक कंपटीशन करेंगे। और गेम्समैन स्पिरिट होती है जब व्यक्ति कंपटीशन करते हुए भूल जाता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल के बीच का अंतर क्या है, वो भूल जाता है कि कंपटीशन और वॉर के बीच का अंतर क्या है, वो दुश्मनी ठान लेता है। कुछ टीमें ऐसी हैं क्रिकेट की दुनिया में, क्रिकेट खेलते कम हैं, गालियां ज्यादा बकते हैं, स्लेजिंग करते हैं, दूसरे प्लेयर को परेशान करने का इरादा रखते हैं, बॉल जानबूझ के इस तरह से मारते हैं कि उसे सिर पे लगे, हाथ पे लगे, पैर टूट जाए सामने वाले प्लेयर का। और जब किसी को चोट लगती है उसे चिढ़ाते हैं। जब कोई इस मूड में आ जाए, जब मैच खत्म होने के बाद भी जब हाथ मिलाएं तो इस भाव से मिलाएं कि बाद में देखूंगा तुझे, अगली बार देखता हूं, तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। जब उसके बाद की पार्टी में भी साथ में खाना ना खा सकें, हाथ ना मिला सकें और टक्कर मार के निकले एक दूसरे को, इसका मतलब अभी स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, अभी गेम्समैनशिप है। और गेम्समैनशिप के साथ जीवन जिएंगे तो मान के चलिए कभी ना कभी तो हारना भी है जीवन में, कौन हमेशा जीतता है, फिर आप हार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि कंपटीशन जीवन में रहे, ठीक है, इतना कंपटीशन मत पालिए कि 24 घंटे कंपटीशन करते करते आपके जीवन का रस खत्म हो जाए। और इसी संदर्भ में एक बात और कही जाती है कि जीतने की इच्छा स्वाभाविक है, पर हमेशा जीतना है, जीते बिना मानूंगा नहीं, अगर मैं हार गया तो मैं बचूंगा नहीं। डोंट ट्राई टू विन एवरी बैटल, हर लड़ाई जीतने की जिद मत रखिए। ये मान के चलिए कि जीवन में कुछ लड़ाइयां ऐसी हैं जिसमें आप नहीं जीत पाएंगे, और इसलिए अगर छोटी मोटी लड़ाई जीवन में हार जाते हैं तो उसका बहुत तनाव मत लीजिए। कभी कभी तो जानबूझ के हार जाना चाहिए, ऐसी क्या खास बात है इसमें। भाई हर लड़ाई क्यों जीतना चाहते हैं, बड़े बड़े युद्ध हैं, हर युद्ध में कई लड़ाइयां होती हैं। कभी कभी समझदारी होती है कि एक लड़ाई हार के दूसरी लड़ाई जीत लेनी चाहिए, बड़ा युद्ध जीत लेना चाहिए। ऐसा तो जो स्ट्रेटेजी के गुरु हैं वो कहते हैं युद्ध जीतने के लिए कुछ छोटी लड़ाइयां जानबूझ के हार जानी चाहिए। मैं इंटरव्यू के बच्चों को कहता हूं कि जैसे इंटरव्यू मान लीजिए कोई प्रश्न पूछा गया, आपने एक राय दी और मेंबर को वो राय ठीक नहीं लग रही है, और मेंबर इस बात से नाराज लगने लगे, लड़ने लगे आपसे, अड़ जाए कि आपकी राय गलत है। आपके पास कुछ तथ्य हैं जो उसके पास नहीं है, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, तो आपको उसे हरा के क्या साबित करेंगे आप? जब ऐसा लग जाए कि मेंबर नहीं इस बात को समझ पा रहा कि आपकी राय के पीछे क्या तथ्य हैं, विनम्रता से ये कह देना चाहिए कि सर जहां तक मैं समझता हूं मैं तो ये कहता था, मैं एक बार फिर से स्टडी कर लूंगा, हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा और समझने की जरूरत है, क्या दिक्कत है। थोड़ा सा पीछे हटने से अगर उसके मन में ये भाव है कि व्यक्ति बहुत विनम्र है, नई चीजें सीखने को तैयार रहता है, और इस वजह से आपके 10-20 नंबर बढ़ गए और आप उससे IAS बन गए,
एक बड़ा युद्ध जीतने के लिए छोटी लड़ाई में हार मान ली, इसमें क्या दिक्कत है? नाक इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि वो हर तरफ से कटती रहे। अरे थोड़ा झुक जाइए, कहीं कहीं हार मान लीजिए। हर जगह जीतने की जिद क्यों है? और जो हर जगह जीतने की जिद रखता है, और दुनिया में कोई व्यक्ति हर जगह नहीं जीतता है। सिकंदर भी नहीं जीता था हर जगह, दुनिया में कोई नहीं जीत सकता हर जगह। बड़े बड़े धुरंधर जीवन में कई बार औंधे मुंह गिरते हैं, सबको गिरना पड़ता है। हारने को पचाने की ताकत रखनी चाहिए, और इसलिए कभी कभी छोटी मोटी अगर हार हो जाए जीवन में, उस हार से बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अगली बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि दूसरों से और अपने आप से उम्मीदें बहुत ज्यादा ना रखें। उम्मीदें तो रखें, उम्मीदें बहुत ज्यादा ना रखें। और इसका मतलब क्या हुआ? दूसरों से उम्मीदें ज्यादा क्यों ना रखें और अपने आप से उम्मीदें ज्यादा क्यों ना रखें? इनका क्या मतलब है? देखिए, जैसे आप एक घर में रहते हैं, आपको दूसरों से बहुत उम्मीदें रहती हैं। जैसे आप सुबह इस दिन 7 बजे उठे, आपका मन करे सब उठ जाए, सब क्यों नहीं उठे भाई, मैं तो उठ गया, ये क्या बात हुई? रोज तो आप 8 बजे उठते हैं, आज आप गलती से 7 बजे उठ गए, सब क्यों उठ जाए 7 बजे? फिर आपको लगता है कि सब लोग मेरी तरह से नहीं जीते हैं, घर इतना साफ क्यों नहीं है, बर्तन इतना साफ क्यों नहीं है, यहाँ पोछा क्यों नहीं लगा हुआ, यहाँ झाड़ू क्यों नहीं लगी हुई, ये घर चमचमा क्यों नहीं रहा है? क्यों ऐसा? 24 घंटे आपकी दहशत घर के अंदर रहे, ऐसा क्यों होना चाहिए? हर व्यक्ति आपके हिसाब से जीवन जिए, ऐसा क्यों होना चाहिए? खाना आपकी रुचि का नहीं बना आज, तो इसमें चिढ़ने की क्या बात है? अरे ठीक है, भाग्य होना चाहिए, कम से कम खाना बना तो है, किसी ने खाना बनाया तो है मेरे लिए, मैंने तो बनाया भी नहीं। जब कोई कुछ भी आपके घर में, आपके दोस्तों में आपके लिए करे, उसके लिए थैंकफुल रहिए, ग्रेटिट्यूड से भरे रहिए, कृतज्ञ रहिए, उसको धन्यवाद बोलिए, मौका निकाल निकाल के तारीफ कीजिए उस व्यक्ति की। जब आप दूसरों से उम्मीद कम रखेंगे, दूसरों की प्रशंसा ज्यादा करेंगे, दूसरों के योगदान को सराहेंगे ज्यादा, तो हर व्यक्ति आपकी कंपनी पसंद करेगा। और यदि मनहूस बन के हर समय कमियां ही निकालते रहेंगे दूसरों की, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने तो कहा था कि ये कर दोगे, तुमने तो कहा था कि वो कर दोगे, आज तुम लेट उठे, कल तुमने पढ़ाई नहीं की थी, आज तुमने ये नहीं किया, इस तरह के व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। ऐसे मनहूस लोग हमेशा अकेले रहते हैं, और बुढ़ापे में तो उनको कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सबको इतना तबाह कर रखा होता अपने जीवन में कि कोई उनके सुख लेने को तैयार नहीं होता। अपने से भी ज्यादा अपेक्षा मत रखिए। अपने से ज्यादा अपेक्षा नहीं रखने का मतलब है, कुछ लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। मुझे ध्यान है, एक व्यक्ति से एक बार मेरी बात चल रही थी, आईएएस का एग्जाम देने आया था वो व्यक्ति, सिलेक्शन हुआ था उसका, अभी तैयारी शुरू की थी। मैंने उससे बात करते करते बात हुई, तो उसने कहा कि सर मुझे आईएएस में पहला रैंक चाहिए। तो मैंने इतना ही समझाया कि देखो, पहला रैंक बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, बहुत सारे संयोग होते हैं, इसे गारंटी कोई दे नहीं सकता, लेकिन हाँ, कोशिश करने में हर्ज नहीं है। तो उसने छोड़ के क्या कहा, अरे सर सेकंड रैंक तो मैं चाहता ही नहीं, सेकंड आएगा तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा सर्विस, केवल और केवल एक ही रैंक चाहिए, फर्स्ट रैंक, वही पहले अटेम्प्ट में। तो मेरे मन में एक ही भाव आया था कि बस ये व्यक्ति डिप्रेशन में ना चला जाए, ये व्यक्ति कहीं सुसाइड ना कर ले। सिलेक्शन हुआ उसका, चौथे अटेम्प्ट में हुआ, नीचे के रैंक पे हुआ। जब आप अपने आप से इतनी उम्मीद रख लेते हैं, ऐसा लगता है कि भगवान के बाद नंबर 2 पर मैं ही हुआ हूं, तब ये जो समस्या है ना, इसका समाधान नहीं है। कोशिश करनी है कि अपने आप से इतनी उम्मीदें ना पाल लें कि जीवन जीना मुश्किल होने लगे। बस 2-3 बातें और हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं। 9वां सुझाव मेरा ये है कि अपनी भावनाओं की दुनिया में किसी पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होने से बचिए। इमोशनल डिपेंडेंस जो है, ये जरूरी है कि आप दूसरे व्यक्तियों पर भावनात्मक रूप से निर्भर थोड़ा बहुत हो, ये जरूरी है। अगर आप किसी पर निर्भर नहीं है तो ये अपने आप में बहुत सूखा जीवन है, और इतना सूखा जीवन भी अच्छा नहीं होता है ना। जब आप परेशान हैं और चीजों को नहीं झेल पा रहे, तो किसी से बात कर सके, जिससे आप बात कर सकेंगे वो ऐसा व्यक्ति जिस पर आप इमोशनली डिपेंडेंट है। जैसे पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, इन सब पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में इमोशनल डिपेंडेंस होना स्वाभाविक है, ब्रदर सिस्टर जो भी है। दिक्कत वहां आती है जहां आप सबको लात मार के किसी एक व्यक्ति पर पूरी तरह से इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं।
और ऐसा आमतौर पर कब होता है? जब किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम होता है, जिसको आप कह सकते हैं विवाह हुआ या विवाह से पहले किसी से प्रेम हुआ, और मान लीजिए एक्स और वाई दो व्यक्तियों को आपस में प्रेम हो गया, और जैसे किसी को प्रेम होता है उसको लगता है कि दुनिया के इतिहास में पहली बार घटना घटी है, ऐसा प्रेम तो आज तक किसी को हुआ ही नहीं जैसा हमें हुआ है। और वो दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें, हवाई किस्म की बातें होने लगती हैं, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं तेरे लिए प्राण दे दूंगी, इस तरह का नाटक शुरू होता है। नाटक भी मतलब अच्छी भावनाएं होती हैं, लेकिन अति होने लगती है कई बार। और उसके बाद क्या होता है कि एक्स ने सोचा अपने परिवार से बात करूं, परिवार से बात करी, उसके परिवार ने मना कर दिया कि ना भाई। दोस्तों ने भी समझाया कि बहुत अच्छा मामला नहीं है, भाई बहन ने मना कर दिया, और ये व्यक्ति बहुत जिद्दी है, कह रहे कि भाड़ में जाए दुनिया, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार, सब मेरे दुश्मन हैं, मुझे दुनिया में एक ही इंसान समझ पाया, वो तो वाई है, मैं तो वाई की ही जीवन संगी नहीं बनूंगी। वाई के घर वालों ने भी ऐसे बोल दिया, वाई कह रहा बस सब भाड़ में जाओ, मुझे केवल एक्स पसंद है। और उसके बाद एक्स और वाई ने ये कहा कि हम शादी करेंगे। लोगों ने कहा खाओगे कैसे? तो उन्होंने कहा दिल में जगह होनी चाहिए, घर में जगह बेशक न हो, और दिल की जगह के भरोसे साथ में रहने लगे, विवाह कर लिया। तय मान के चलिए कि एक आध साल के अंदर या तो सिर फोड़ेंगे एक दूसरे का, या तलाक लेंगे, या इनमें से एक आदमी सुसाइड कर लेगा, या डिप्रेशन में चला जाएगा। क्योंकि एक इमोशनल रिश्ते के चक्कर में इन्होंने सारे इमोशनल रिश्ते छोड़ दिए अपने। और इमोशंस की दुनिया में किसी एक पर पूरी डिपेंडेंस हमेशा बुरी मानी जाती है। एक पर पूरी डिपेंडेंस थी और एक दिन उसी से तकरार हो गई, झगड़ा हो गया, अब क्या करेंगे? जिस पे टिके थे वही आधार खिसक गया, और जिन जिन पे और टिक सकते थे उन सबको लोग गाली देके आ ही चुके। इसलिए ना दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे वाला स्टाइल ठीक है। मतलब मुझे नहीं पता ऐसा आपके जीवन में होगा तो आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सिर्फ इतना है। बाकी तो हर व्यक्ति के जीवन उसका होता है, वो खुद सोचेगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, कोशिश करनी है कि अपनी भावनात्मक निर्भरता किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों तक सीमित ना रखें, उसे थोड़ा थोड़ा बांट के रखें, ताकि जब कभी इमोशनल क्राइसिस जीवन में आए तो आपके पास कई ऐसे लोग हों जिनसे आप बातचीत कर सकते हो। ये बहुत जरूरी चीज है। 10वीं चीज मैं आपसे कहूंगा कि फिजिकल एक्टिविटी का बड़ा महत्व है, और यदि आप किसी ना किसी मात्रा में दिन में कम से कम आधा घंटा मान लीजिए, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आप स्वस्थ रहेंगे, आपको डिप्रेशन नहीं होगा। मैंने आपसे कहा था ना कि जो हार्मोन्स होते हैं, अच्छे हार्मोन्स होते हैं, उनमें से एक एंडोर्फिन होता है, और उस हार्मोन का संबंध इसी बात से होता है एंडोर्फिन का, कि आपने फिजिकल एक्टिविटी कितने की। फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद एक ऐसी खुशी मिलती है जिस खुशी का कोई नाम लेना बड़ा मुश्किल काम है। उस खुशी को प्राप्त कीजिए। उसके लिए क्या है, एक लंबी तेज गति से सैर भी हो सकती है। 1 घंटा सैर कीजिए बहुत तेज स्पीड में, 2-3 मतलब 10-15 मिनट का शायद तनाव होगा, उसके बाद आप रिदम में आ जाएंगे, लय में आ जाएंगे। उस लय का मजा ही अलग होता है। और कुछ नहीं, सबसे बढ़िया डांस कीजिए। अगर आपको सबके सामने डांस करने का मौका नहीं मिल रहा, या आपको अच्छा नहीं लगता, अपना कमरा बंद कीजिए, म्यूजिक चलाइए बहुत तेज वॉल्यूम पर। ऐसे टाइम पे जब किसी को डिस्टर्बेंस ना होती हो, तेज वॉल्यूम में म्यूजिक चलाइए। डांस आता है तो बढ़िया, नहीं आता तो जितना गंदा डांस कर सकते हो उतना गंदा डांस कीजिए। कहीं हाथ मारिए, कहीं पैर मारिए, मुंह पटक पटक के मारिए, नागिन डांस कीजिए, तौलिया डांस कीजिए, जो डांस आपको करना आता है वो डांस कीजिए, लेकिन पटक पटक के हाथ पैर कम से कम आधा घंटा करते रहिए। और पहले 2-4 मिनट के बाद आप पाएंगे कि रिदम आने लगेगी। दूसरा व्यक्ति देख के कह सकता है कि बहुत ही फूहड़ किस्म का डांस है, लेकिन दूसरे को दिखाने की जरूरत है क्या, भाड़ में है दूसरा। कॉन्फिडेंस रखिए। कोई दूसरा आपसे कहे कि भैया आप बहुत सुंदर नहीं दिखते हैं, तो उसको बोलिए कि मत देखो, फिर क्यों देखते हो, आग बंद रखो अपने, कॉन्फिडेंस रखिए। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये भी मैं ही सोचूंगा, तो वो क्या सोचेगा। इसलिए बहुत भाव किसी को देने की जरूरत नहीं। खूब जम के एक्सरसाइज, खूब जम के डांस करो, और उसके बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर वो हार्मोन्स एक्टिव हो जाएंगे जो आपको खुश रखते हैं, जो आपको अवसाद से दूर रखते हैं। इसलिए दुनिया का हर साइकोलॉजिस्ट कहता है कि यदि आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो जितना संभव है दिन में कम से कम आधा घंटा पौना घंटा फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए, कुछ ना कुछ करते ही रहिए। एक बात एरिक फ्रॉम ने कही थी, अगर आप जीवन में खुश रखना चाहते हैं अपने आप को तो डू समथिंग फॉर अदर्स। जो मैंने आपसे कहा था ना, एक किताब थी उनकी, किताब का नाम था द आर्ट ऑफ लविंग।
द आर्ट ऑफ लविंग का मतलब क्या हुआ कि प्रेम करने की क्या कला होती है। उस किताब में उन्होंने कहा था डू समथिंग फॉर अदर्स। मैं समथिंग छोड़ के संक्षेप में लिख रहा हूं डू फॉर अदर्स, ठीक है, डू एस फॉर अदर्स कर दिया, कुछ दूसरों के लिए कीजिए। इससे क्या होगा, इससे वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनका संबंध प्रेम की दुनिया से है, और ये प्रेम की दुनिया वाले हार्मोन्स जो होते हैं बहुत खुश करेंगे आपको, बहुत अच्छा रखेंगे। किसके लिए, देखिए अगर आप परिवार में हैं, दोस्तों के साथ है, दोस्तों के लिए कुछ करते रहिए, परिवार के लिए कुछ करते रहिए। वो उनकी आंखों में जो थैंक यू का भाव होगा वो आपके हार्मोन्स को अच्छा बना देगा। मान लीजिए वो नहीं है, या उनमें से कोई नाशुक्र किस्म का व्यक्ति है, थैंक यू का भाव ही नहीं आता उसके अंदर, और आपको चिड़चिड़ापन सा लगता है, वर्थलेसनेस फील होती है, तो कोई बात नहीं, तो क्या करेंगे, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपकी तुलना में बुरी स्थिति में होगा, संकट में होगा, उसकी हेल्प कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप जिस गली मोहल्ले में रहते हैं वहां मान लीजिए उसके बाद कोई चौकीदार है, प्रेस वाला है, कोई रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, बूढ़ा है, आइसक्रीम बेचने वाला है, बूढ़ा व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, कुछ मत कीजिए। महीने में एक बार जाइए, आइसक्रीम खाइए, उसको बोलिए कि 2 आइसक्रीम दे दीजिए, कहेगा आप तो एक ही यहाँ पर, 2 से यार तुम एक खाइए, एक उसको दीजिए कि भाई एक आपके लिए, आप खाइए। इस आइसक्रीम के जो 5, 10, 15 रुपए की कीमत है ना, उससे ज्यादा महंगा हार्मोन आपके अंदर रिलीज हो जाएगा। आपने उसकी हेल्प नहीं की, आपने अपनी हेल्प की है, उसकी हेल्प के बहाने अपनी हेल्प कर ली है। दिवाली हो, होली हो, कोई त्योहार हो, ईद हो, आपका त्योहार है, आपके आसपास जो थोड़े से गरीब वंचित लोग हैं उनके लिए कुछ कर दीजिए, छोटा मोटा गिफ्ट दे दीजिए, कुछ उनको वित्तीय मदद कर दीजिए, और आप पाएंगे कि उनकी नजरों में जो थैंक यू का भाव आएगा ना, और समय आने पर वो आपके लिए क्या नहीं कुछ कर देंगे, आपको अंदाजा नहीं है। इससे आपका जो हार्मोनल बैलेंस बेहतर होगा, वही तो उसकी चिंता भी है। मान लीजिए ऐसी स्थिति नहीं है तो ये तो हो ही सकता है कि आप सड़क पे चल रहे हैं, या आपके घर के आसपास कोई ऐसा पशु पक्षी है, मान लीजिए कोई पशु है, जैसे बहुत सारे लोग हैं सुबह सुबह उठ के किसी गाय को ढूंढ के उसको खाना खिलाते हैं, वही हार्मोन्स उसके बेहतर हो जाते हैं। आप सड़क पर गए, कोई मान लीजिए एक पक्षियों का घोंसला है, आप उन पक्षियों को पानी पिला देते हैं, कुछ दाना, कबूतरों को दाना खिला दिया। गरीब मोहल्ले में कुछ कुत्ते हैं जिनको भोजन नहीं मिलता, आपने सुबह सुबह या शाम को रोटी उनको खिला दी, कुछ बिस्किट खिला दिए, और उसके बाद क्या होगा, जब आप निकलेंगे घर से, सामने 3-4 कुत्ते होंगे, दूर से आपको देखें उनकी पूंछ हिलने लगेगी, और जब उनकी पूंछ हिलने लगे समझ लीजिए कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपके अंदर अपना रहनुमा देखते हैं। और कोई आपको पसंद करता है, कोई आपसे मोहब्बत करता है, कोई आपके आने पर खुश होता है, इससे आपके अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होंगे, मुझे तो उन हार्मोन से चिंता है, और वो हार्मोन्स होने लग गए तो आप मान के चलिए कि आपकी जिंदगी डिप्रेशन से दूर रहेगी और बेहतर होगी और शानदार होगी। एक बात और मैं कहूंगा कि कुछ ऐसा कीजिए जो आपके इंटरेस्ट का हो, जो आपकी हॉबी का हो, जो आपके मनोरंजन का हो। इनमें से कुछ ना कुछ जरूर करते रहिए, और यदि वो ऊपर की चीजों में आ ही गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि नहीं आया है तो इनमें से कोई चीज और ऐसी देख लीजिए। पेंटिंग का शौक है, पेंटिंग कीजिए, दूसरों से बात करने का शौक है, बात कीजिए। कई लोग बातों नहीं, उनको बात करने का शौक है, तो दिन में 2-3 बार फोन ही कर लीजिए, कुछ लोगों को लंबी लंबी बातें कीजिए। और बातें हमेशा पढ़ाई लिखाई की नहीं, बातें दुनिया भर की बातें, बेकार की बातें कीजिए, मीनिंगलेस बातें कीजिए, लेकिन अपने मन को हल्का करने के लिए वो सब भी कीजिए। खेलना पसंद है, रोज खेलिए। वीडियो गेम पसंद है, वीडियो गेम खेलिए, 1 घंटा 2 घंटा खेल लीजिए। दूसरों के साथ अगर ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं, दूसरों के साथ खेलिए, लूडो खेलिए, सांप सीढ़ी खेलिए। लूडो सांप सीढ़ी अगर रियल खेल रहे हैं या ऑनलाइन खेल रहे हैं, अगर रियल में 3-4 दोस्त हैं, लूडो भी खेल लेंगे 1 घंटा ना, उससे प्रतिस्पर्धा, जीतना हारना और हंसी मजाक इतना कुछ हो जाएगा कि आपके सारे हार्मोन्स बैलेंस में आ जाएंगे, नेगेटिव फीलिंग्स आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। इसलिए यदि 2-4 दोस्त साथ में हो, लूडो है, सांप सीढ़ी है, कैरम बोर्ड है, चेस है। चेस में उतना मजा नहीं आता, चेस थोड़ा मनोज टाइप का खेल हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत कॉग्निटिव स्किल्स की इस्तेमाल होता है, उसमें इमोशंस का बहुत इस्तेमाल नहीं होता। मैं तो ऐसे खेल की बात कर रहा हूँ जिसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, जिसमें मजा आता हो, आनंद आता हो, उसकी बात कर रहा हूँ, वो खेलिए। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, रोज कीजिए, दिन का कम से कम 1 घंटा। अगर दोस्त हैं तो मैं क्लास में भी कहता हूँ कि दिन में कम से कम 1 घंटा निरर्थक बातचीत कीजिए दोस्तों के साथ।
क्योंकि लंबी प्रतिस्पर्धा, 2-3 साल की तैयारी करनी पड़ती है इस एग्जाम के लिए, या जीवन में भी इतने लंबे संघर्ष में जब तक आपके पास रोज 1 घंटा मनोरंजन का नहीं है, आप लंबी लड़ाई में चल नहीं पाएंगे। वो चलना बहुत जरूरी है। अंतिम सलाह थोड़ी अजीब सी आपको लग सकती है, और वो ये है, देखिए ये बात फिलॉसफी की दुनिया में खूब चलती है, मुझे क्लास में कई बार डिस्कस करनी पड़ती है, और वो प्रश्न ये होता है कि ईश्वर है या नहीं, ये दुनिया किसी निश्चित नियम से चलती है या संयोग से चलती है। इस बात का निश्चित ज्ञान तो देखिए दुनिया में किसी के पास है नहीं, किसी के पास नहीं है तो मेरे पास भी नहीं, सीधी सी बात है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है, ईश्वर है या नहीं हम में से किसी को नहीं पता। कुछ लोग मानते हैं कि है, कुछ कहते हैं कि नहीं है। जो कहते हैं कि है उन्होंने देखा नहीं है, और जो कहते हैं कि नहीं है उनको इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि वो नहीं है, उनको भी अनुमान है कि नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें ना बड़ी अनुमान की बातें हैं। ये दुनिया किसी नियम से चल रही है या नहीं हमें नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कर्म सिद्धांत चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं चल रहा है। अब हम ईश्वर को माने या ना माने, कर्म सिद्धांत को माने या ना माने, हमारी चॉइस का मामला है। कांट एक फिलोसफर है, आपके पाठ्यक्रम में एथिक्स में आएगा, बहुत महान फिलोसफर है। उसने ये कहा कि ईश्वर जैसे प्रश्न अंततः आस्था के प्रश्न हैं। आपकी आस्था है तो रखिए, नहीं है तो मत रखिए, लेकिन साबित मत कीजिए कि ईश्वर है या नहीं, क्योंकि साबित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त प्रमाण, पर्याप्त तथ्य है ही नहीं। ना आप साबित कर पाएंगे, ना आप खारिज कर पाएंगे। आपकी चॉइस है, मानना तो मान लीजिए, नहीं मानना तो मत मानिए। एक मनोवैज्ञानिक हो विलियम जेम्स नाम का, उसने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि देखिए ईश्वर है या नहीं किसी को नहीं पता। जब पता ही नहीं तो दोनों चॉइसेस हैं, माने या ना माने। उसने कहा कि मैं तो प्रैग्मेटिक फिलोसफर हूं। प्रैग्मेटिक फिलोसफर का मतलब होता है जो उपयोगितावादी तरीके से देखता है, फायदा किस चीज में है, उपयोग किस चीज में है। और उसने कहा कि मैं ये फील करता हूं ईश्वर को मानने से हमें ज्यादा फायदे होते हैं, ईश्वर को नहीं मानने से हमें उतने फायदे नहीं होते बल्कि नुकसान होते हैं। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता ईश्वर है या नहीं, लेकिन ईश्वर को मानने के फायदे देखते हुए मैं सलाह देना चाहूंगा कि यदि आप आस्था रखते हैं तो आपका जीवन दूसरे व्यक्ति की तुलना में बेहतर हो जाएगा। मैं भी आपको ये सलाह देना चाह रहा हूं कि बहुत अनास्था वाले व्यक्ति मत बनिए। हर चीज पे अनास्था करना अच्छी बात नहीं है। अब हल्का फुल्का आप कहें कि मैं ईश्वर को ऐसे नहीं मानता, मैं भगवान राम को या खुदा को इस तरह से नहीं मानता, मैं बस ये मानता हूं कि एक ऐसी शक्ति है जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। बेशक ऐसी बात करें, या मैं प्रकृति को ही अंतिम शक्ति मानता हूं, ऐसी बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप ये मान लें कि ये दुनिया एक सिस्टम है, सिस्टम का एक हिस्सा हम भी हैं, जैसे ही हम खुद को सिस्टम का हिस्सा मानते हैं, जैसे ही हम किसी की तुलना में खुद को छोटा मान लेते हैं, हमारे ऊपर से बहुत सारा बोझ हट जाता है। हमें लगता है कि ठीक है, जैसा सबके लिए है वैसा मेरे लिए भी है, मुझे बहुत तनाव लेने की जरूरत नहीं है। और इसलिए जो व्यक्ति आस्था रखते हैं, आप पाएंगे उनके जीवन में तनाव कम रहता है। मैं अभी भी देखता हूँ इस स्थिति में भी, जैसे कोरोना संकट है, हमारी पीढ़ी के लोग डरे हुए ज्यादा हैं। जब मैं अपने से पिछली पीढ़ी की बात करता हूँ, हमारे परिवार में जो धार्मिक प्रकृति के ज्यादा हैं लोग, उनमें से 2-3 से मेरी बात हुई जिनकी उम्र किसी की 70 साल, किसी की 75, किसी की 80 साल उम्र है, जिनको डर ज्यादा होना चाहिए, पर वो इतने कॉन्फिडेंट हैं। उनसे मैं कहता हूं कि क्या लगता है क्या होगा, बोलते देखो बेटा, हर व्यक्ति की सांस गिन के लिखी हुई है भगवान के पास। अगर मेरी सांसें बची हैं तो मुझे कोई मार नहीं सकता, ना कोरोना ना कोई और सांसें नहीं बची हैं तो कोरोना ही समझ लेंगे, वो बहाना है। सांसें उतनी ही हैं जितनी भगवान ने गिन के रखी हैं। अब इस विश्वास की वजह से उस व्यक्ति को इस कोरोना काल में तनाव हो ही नहीं रहा। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इस चक्कर में वो बाहर घूमने लगे ऐसे कि मुझे कोई क्या बिगाड़ लेगा, सांसें भी नहीं है, ये भी नहीं करना है। केयर करनी चाहिए, वो करते भी हैं केयर। जिन लोगों की बात कर रहा हूँ सारे बड़े केयरफुल हैं, मास्क भी लगाते हैं, घर से नहीं निकलते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन उसके बाद अंतिम बात बोलते हैं कि भैया सांसें होंगी तो चलेंगी, नहीं होने तो बात करो। और जिसको भरोसा नहीं वो लगातार तनाव में है। गलती से किसी ने 1 किलोमीटर दूर छींक दिया, उसके बाद 4 दिन सदमे में रहता है, अवसाद में रहता है। उसके बाद मतलब जो सैनिटाइजर से आदमी नहा लेता है, लगभग सुबह से रात तक हर जगह मारता है सैनिटाइजर, उसके बाद भी किसी को हो ही जाता है। और उसी अवसाद में आपने देखा होगा 3 केस हो चुके हैं भारत में अब तक ऐसे कि क्वारंटाइन सेंटर ले गए उनको सिर्फ इसलिए कि बाहर से आए थे, टेस्ट हुआ, रिपोर्ट नहीं आई है,
इस तनाव में कि कोरोना हुआ तो क्या होगा, आत्महत्या कर ली। 3 लोग मर चुके हैं जिनकी उम्र भी आमतौर पर 30-35 साल के आसपास है, और बाद में उन सबकी रिपोर्ट क्या आई, नेगेटिव, तो नहीं था कोरोना। कोरोना न हो जाए इस भय में आत्महत्या कर ली। और दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, अरे भाई होगा वही जो भगवान चाहेगा, सांसें गिनी हुई हैं। ज्यादा सुकून से कौन जी पा रहा है, जिसके पास विश्वास है, आस्था है। इसलिए वो एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए। मतलब चिंता उसकी करो जो अनहोनी है। और फिर दूसरी बात क्या बोलते हैं, अनहोनी होनी नहीं, होनी ही सो हो। जो अनहोनी है वो तो होगी नहीं, क्योंकि होगा वही जो होना है, जो पहले से तय है। तो जो होना है वो तो होना ही है, और जो होना ही है, जो आपके चाहने से रुकेगा भी नहीं, उससे चिंता करके फायदा भी क्या होगा। और इसलिए कुछ लोग कहते हैं, मुझे भी लगता है कि यदि आपके जीवन में किसी मूल्य पे, प्रकृति पे, ईश्वर पे, किसी पे आस्था है, तो आपके जीवन में सुकून ज्यादा रहता है, और आप उस सुकून की तलाश थोड़ी बहुत करना चाहें तो कर सकते हैं। बेशक आप कहें कि कॉग्निटिव लेवल पर, ज्ञान के स्तर पर मुझे नहीं पता कि कोई है या नहीं, पर मुझे भावनाओं के स्तर पर लगता है कि कोई ना कोई है जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है, और मैं उसके साथ एक संबंध महसूस कर लेता हूँ, और उससे मैं निश्चिंत रहता हूँ कि जो भी होगा ठीक होगा। मुझे बहुत तनाव नहीं है, बहुत उम्मीदें मैं रखता नहीं हूँ कि मरना है ही एक दिन, आज नहीं मरेंगे, 20 साल बाद, 40 साल बाद मरेंगे। मरने के बाद कोई किसी को याद रखता नहीं है। हमने कितना याद रखा है, दादाजी को नहीं रखा, उनके पेरेंट्स को हम याद भी नहीं कर पाते हैं, कोई मुझे भी क्यों याद करेगा। इतनी उम्मीदें मत पालिए अपने आप से कि उन उम्मीदों के बोझ में ही टूटने लगे। बोले सर ये बताइए कि मेरे अंदर उत्साह की कमी क्यों है। मैंने कहा मैं बताता हूं। मैंने कहा बाली का नाम सुना, बाली का, सुग्रीव का भाई बाली। बोले हाँ। मैंने कहा उसके अंदर उत्साह की कमी है। बोले नहीं, उसमें तो बहुत उत्साह है। हमने कहा अच्छा, रावण में उत्साह की कमी है, भगवान से लड़ गया आदमी। हारना जीतना एक अलग चीज है, ये तो गेम है, कोई हारा कोई जीता। सुन चंपा सुन तारा, अरे बड़ा मजा आए जरा सुनो मेरी बात, ये तो गेम है सर। अंतिम यात्रा सबकी सेम होती है, सबकी। किसी को सोने में लिटाकर दफन नहीं किया गया। कुछ राजघरानों में कभी परंपरा हुआ करती थी, चोलों में होती थी, इजिप्ट में, फेरोज में होती थी, लेकिन वो परंपराएं थी कि मृत्यु के बाद लोग अगले जो जीवन है वहां इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे, इसलिए परंपरा थी। वरना अंतिम यात्रा वो चाहे धन कुबेर हो या रिक्शा वाला हो, किसी की, सबकी बराबर है सर। जन्म और मृत्यु बराबर, मैं बार बार ये बात कहता हूं, दोनों बराबर है। अब इनका उत्साह क्यों है? इनके उत्साह की एक बड़ी सिंपल वजह है जिस पर आप ध्यान नहीं देते, और वो है इनके पास ताकत है। जिसके पास ताकत नहीं होगी उसके पास उत्साह नहीं होगा। कौन सी ताकत? मन की ताकत। कौन सी ताकत? शरीर की ताकत। ये दोनों जरूरी है। मन की ताकत कैसे बढ़ेगी? ध्यान करने से। ध्यान में क्या करना है? शरीर की ताकत कैसे बढ़ेगी? योग और आसन करने से। ताकत बढ़ गई, उत्साह आ गया। ध्यान में क्या करना है? 5 बातें तो बिल्कुल जीवन में छोड़ दीजिए आप। भाई राहुल गांधी जी हैं, उनके पास तो सोचने के लिए बहुत बड़ा मैटर पड़ा हुआ है। हमारे परनाना के पिताजी मोतीलाल नेहरू बहुत बड़ी हैसियत थे, जी बिल्कुल थे। हमारे परनाना बहुत बड़ी हैसियत थे, जी बिल्कुल थे। हमारी दादी बहुत बड़ी हैसियत थी, सरकार बिल्कुल थी। हमारे पिताजी बहुत बड़ी हैसियत थे, जी सरकार बिल्कुल थे। हमारी मम्मी बहुत बड़ी हैसियत है, जी बिल्कुल है। लेकिन वो सब क्यों थे? हमारी दादी ने बांग्लादेश को आजाद कराया था, जी बिल्कुल किया था, मानते हैं। लेकिन उस लेडी का कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक रहा होगा, उस पर ध्यान दीजिए कि उस महानता के पीछे वजह क्या थी। और एक बार आपने उसको पकड़ना शुरू कर दिया। एक बार एक राजकुमार बुद्ध के शरण में आया और उसने बुद्ध से कहा कि आप बार बार कहते हो ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, हम आंख बंद करके बैठते हैं और हम 5 मिनट नहीं बैठ पाते हैं। बुद्ध ने कहा सोचो, तुम्हारा ही मन है, मेरा थोड़ी है। तुम्हारा ही मन है, तुम्हारा। कोई चीज मेरी हो तो तुम कह सकते हो कि भैया वो तो आपकी है, आप बैठने ही नहीं दे रहे हो। आपका ही मन है सर। आपका मन आपको 5 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठने दे रहा है, और आप सोचते हैं कि वो मन आपको राजा बना देगा। दिल्ली में कोचिंग करने से, इलाहाबाद में कोचिंग करने से, लखनऊ में कोचिंग करने से, वो तो एक बहाना दे रहा है कि दिल्ली में बहुत बढ़िया पढ़ाई, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर। दिल्ली में आप 2 लाख रुपए पिताजी कहीं से आए, फसल बेच के रखे थे, वो ले आए। बहुत सारे लड़के ऐसे आते हैं जिनके माँ बाप को ही पता होता है कि वो पैसा कैसे इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे पिताजी ने जीपीएफ, सरकारी कर्मचारियों का होता है जीपीएफ,
उसका पैसा निकाल के फीस जमा कराई थी। दिल्ली आने से कुछ नहीं होगा। न्यूयॉर्क, अब दिल्ली आने के बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं अब क्या कहें, क्योंकि आपने मूल तत्व पे काम नहीं किया ना। 2.5 घंटे की क्लास चलती है कोचिंगों में और 5 मिनट ये तुम्हें आंख बंद करके बैठने नहीं देता। तुम 2.5 घंटे क्लास में खाक बैठोगे। 5 चीजें, 5 बुद्ध ने कहा 5 चीजें छोड़ दो। 4 उन्होंने कहा, एक मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा 4 चीजें छोड़ दो और ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। मन, ध्यान लगना मतलब मन तुम्हारे कब्जे में आना शुरू हो जाएगा। पहली चीज जो सब 95% लोग ये गलती करते हैं, पहली चीज दूसरों के मन में क्या चल रहा है। सर अपने मन में तो आप देख ही नहीं पाते, दूसरे के मन में ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को बेचैन रखती है। ये मन को भटकाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। अगर आपने ये छोड़ दिया कि अरे मामा जी आए थे और हमने उनके सामने कहा हम तैयारी करने जा रहे हैं, तो मुस्कुराने लगे, हम समझ गए वो क्या सोच रहे हैं। अब तुमने वो जो सोचा कि उनके मन में क्या चल रहा है, और अगर वो नेगेटिव सोचा, अस्थिर हो। आज की डेट में 95% लोग इस कंट्री में सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनको पता है दूसरे के मन में क्या चल रहा है। तुम सिर्फ ये देखो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। 95% लोग हैं, अरे हम जानते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। दूसरों के प्रति इतना लगाव। अब तुम ध्यान करने बैठे, अब तुमने सोचा कि जब हमने कहा दिल्ली पढ़ने जा रहे हैं तो मामा जी हंस रहे थे, उनको लग रहा था मेरा सिलेक्शन। अब तुम नहीं ध्यान कर पाओ। ध्यान मतलब मन का शांत होना। मन कब शांत होगा? जब वो बाहर उलझेगा नहीं। मन की शांति सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती है कि वो बाहर उलझे ना। बड़े सारे स्टूडेंट, आज मैं 6 बजे शाम को एक वेबिनार ले रहा था कि मेरे घर वाले, एक खान साहब थे, उन्होंने हमसे कहा कि मेरे घर वाले समझ ही नहीं पा रहे हम क्या करना चाहते हैं। भैया ये तुम्हारे घर वाले नहीं, सबके और खासकर मिडिल क्लास फैमिलियों में जब उनके बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं तो आमतौर पर माँ बाप डर जाते हैं कि डिस्टर्ब हो गया है। ये छोड़ दो सर, ये चीज छोड़ दो, आपके जीवन की 50% दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश मत करो। सुल्तानपुर बस अड्डे पे, सुल्तानपुर एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहां के बस स्टेशन पे एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की के सामने एक लड़का खड़ा हुआ था, तो लड़की एक बैग उस लड़के के पास गई और उसने एक लड़के को एक तमाचा मारा खींच के। तो जो अगल बगल लोग खड़े थे वो आ गए भाग के तुरंत। ये क्या हुआ मैडम? बोली ये 10 मिनट से मुझे घूरे जा रहा है। बोली मैडम ये अंधा है, इसकी दोनों आंखें नहीं है मैडम, ये बगल में इसका घर है, ये निकला है, कोई ना कोई आ रहा होगा पीछे से इसे कहीं ले जाने के लिए। गली है, गली में उसका मकान था, अवंतिका होटल के ठीक सामने। बोले मैडम ये अंधा है, ये बगल में गली में इसका मकान है मैडम, कोई घर में अंदर। सोचो उस लड़की को कितना पश्चाताप हुआ। दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो, अपने मन को पढ़ो। अपने दूसरी की क्या चीज छोड़ दो कि लोग हंसेंगे। सर उनका धर्म है हंसना, लोग हंसेंगे। अगर हम हार जाएंगे तो लोग हंसेंगे, बिल्कुल हंसेंगे सर, क्यों ना हंसे। आप जीत जाओगे तो सजदा भी तो करेंगे। तो पता क्यों हंसते हैं कि बच गए नहीं तो इस बदतमीज के आगे सर झुकाना पड़ता। ये जितने ब्यूरोक्रेट हैं, मंत्री वगैरह हैं, ये सोचते हैं कि लोग मेरे सामने सर झुका रहे हैं, मुझे, तुम्हें कोई ना झुका रहा। इनको पता चलता है हारने के बाद, इनको पता चलता है रिटायर होने के बाद, बहुत बुरा पता चलता है सर। ये जितने पद के द्वारा शक्ति वाले लोग हैं, पद, सर जब ये हार जाएं तब आप इनसे मिलो, जब ये रिटायर हो जाएं तब आप इनसे मिलो। कोई नहीं दिखाई पड़ता सर, कोई दिखाई ही नहीं पड़ता। लोग हंसते इसीलिए हैं कि बड़ा चौधरी बन रहे थे, गामा बन रहे थे, कूद रहे थे। उनका हक है सर, उनका धर्म है हंसना, उन्हें हंसना ही चाहिए। और उस हंसी में एक ऑक्सीजन होती है सर। जब आप कोई काम करते हो और नहीं कर पाते हो और 4 लोग आपके सामने बैठ के हंस रहे होते हैं तो आप उस समय फील करो, कुछ अंदर ही अंदर एक्टिवेट होने लगता है कि अच्छा वो शक्ति है सर, वही ऑक्सीजन है। कुछ लोग रोने लगते हैं, कमरे में बैठ के रो रहे हैं, हमारे ऊपर हंस दिए, हम प्रीति हमारा नहीं हुआ, हमारी चाची और चाचा सब लोग मेरे ऊपर हंसने लगे। बड़ी अच्छी बात है सर, अगर लोग आप पर नहीं हंसेंगे तो आप मरे हुए हैं। हंसना चाहिए लोगों को, इससे नहीं डरना। तीसरी, एक बहुत खतरनाक काम लोग करते हैं, बहुत खतरनाक, समय काटते हैं। बहुत से लोग दुनिया में हैं जो समय काटते हैं। अरे भगवान, समय तुमको काट रहा है हर पल, तुम क्या समय को काटोगे? समय काटते हैं, समय। मैंने बड़े सारे, सर ये गलतियां तो मैंने भी की हैं सर, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा सर। आज मैं इस मंच पे बोलूंगा कि मैंने किया है सर, लेकिन कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा समझदार है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। हम इलाहाबाद में थे, हमारे मित्र थे
मैं उन सबका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक का लूंगा। वो आजकल इलाहाबाद हाई कोर्ट में लॉयर है और वो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा भी दायर कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है वो करे मेरे ऊपर। हम 7 साल एक साथ रहे, बड़ा अच्छा याराना है हमारा, और वो है माननीय अधिवक्ता हाई कोर्ट ज्ञानेंद्र प्रसाद महंत जी, मेहराबाद में रहते हैं, इलाहाबाद में। और हम खेलते थे दहला पकड़, डबल दहला, डबल हाथ। सर रात रात भर खेलते थे सर। ऐसा लगता था कि कितना समय है हमारे पास। एग्जाम खत्म हो गया, लगता था बस खत्म, दुनिया खत्म, अब एग्जाम खत्म हो गया, दुनिया खत्म। कार्ड्स खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। अब तो खैर यूट्यूब पे ऐसी ऐसी सीरीज मैंने देखी है, ऐसी ऐसी सीरीज, और उसके व्यूज देखे मैंने। भाभी ने देवर को किया गुमराह, कितना व्यू? 88 लाख, 88 लाख एक महीने में। और वहीं पे यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है स्वामी राम द्वारा अश्वनी मुद्रा पर चर्चा, उसके व्यू 1.7 थाउजेंड। अश्वनी मुद्रा एक ऐसी चीज है सर जो आपको सुपर पावर बना दे। 1.7 थाउजेंड व्यूज। और ये देश कहता है कि लोग हमें परेशान करते हैं, सरकारें हमें बेवकूफ बनाती हैं, नेता हमको लूट रहे हैं। तुम्हारा दिमाग मरा हुआ है। गेम खेल रहे हैं, कौन सा गेम है जो बच्चे बहुत ज्यादा खेलते हैं? टेंपल रन। चलो टेंपल रन, आपको गेम खेलना है ना, आप चेस खेलो। क्या गेम है सर, आप चेस खेलो, कोई नहीं है ना, इसी मोबाइल पे खेलो, टॉप लेवल पे खेलना। मैं तो हमेशा हार जाता हूं सर। लेकिन क्या क्या मूव्स आती हैं सर, क्या क्या चाल दिमाग में आती है। किताबें पढ़ लो, रीडिंग हैबिट डाल लो। कोर्स की किताबें जरूरी थोड़ी हैं सर, कोर्स की किताबें एक से एक किताबें, नॉवेल्स, स्टोरी बुक्स। योग कर लो, ध्यान कर लो, डांस कर लो। अगर तुम यहां समय काटते हो, अब तुम्हें यह डिसाइड करना है कि समय काटना कहां है। अगर तुम यहां समय काटते हो तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तुम्हें होगा, और अगर तुम यहां समय काटते हो तो तुम तो खत्म हो गए ही होगे। समय तुम काटते कैसे हो यह बहुत इंपॉर्टेंट है सर। समय को तुम कैसे काटते हो यह बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट सर। सर ये सारी चीजें, डांस करोगे एक्सरसाइज, चेस खेलोगे मेंटल एक्सरसाइज, रीडिंग करोगे राग दरबारी, द ट्रेन टू पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, डाउनफॉल, दिमाग इंफॉर्मेशन बढ़ेगी। योग करोगे ऊर्जा बढ़ेगी, ध्यान करोगे दिमाग बढ़ेगा। समय सबको काटना है, समय काटना थोड़ी सर, वो तो कट ही रहा है। और चौथा कह रहे भैया हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, ये मुद्दा लेके बहुत लोग आते हैं। कह रहे भैया राजेंद्र नगर में 5-5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हो। तो पटियाला की डीएम है अभी लेडी, 22 साल की लड़की है। सैफिन आया था दिल्ली, 22 साल, उसके सामने इसी राजेंद्र नगर में 28 साल के भी लड़के थे, 30 साल के भी लड़के थे। सबके जीवन में परिस्थितियां अलग हैं, सोच अलग है। जो तुम्हें 10 घंटा पढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है वो हो सकता है किताब में नॉवल रख के पढ़ रहा हो। काली घाटी की चुड़ैल, वेद प्रकाश वर्मा, तुम जब भी उसके कमरे के सामने से गुजर रहे हो तुम देख रहे हो कि बैठा पढ़ रहा है। तुमको टेंशन होती है कि यार कितना पढ़ता है यार ये। तुम किसी कमरे में जाते हो, पता लगा भैया है 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6000 किताब रखे हैं, आता किसी को कुछ ना हो। ये 4 चीज ध्यान में रख लो और तुम्हारा मन इतना शांत हो जाएगा। करके देखो, कोई बड़ा नहीं है। मुलायम सिंह यादव अगर यही बात सोच लिए होते कि बड़े बड़े घराने हैं यूपी में, हम एक मामूली से टीचर, यही बात लालू जी सोच लिए होते, यही बात बहन मायावती सोच ली होती, यही बात मोदी जी सोच लिए होते। ये 4 चीजें छोड़ दो, देखो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। हंसने दो लोगों को, मजा लो यार, सिर्फ अप्रिसिएशन ही चाहते हो। मैं अपने एक दोस्त की बहन की शादी में गया था, 1997-8 की बात है। उनके बड़े भाई ने, शादी में नहीं तिलक में गया था, और तिलक में मैं गया, मेरी गलती थी, मैं गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था। बड़े लोग थे वो, मेरे पिताजी के लिए बड़े लोग थे, मेरी माताजी के लिए। मैंने आज तक किसी को बड़ा माना ही नहीं। तुम बड़े हो, अपने घर में हो, आप हमें सम्मान करेंगे, मैं आपको सम्मान करूंगा। हम सब उसी मिट्टी से बने हैं, सब। पद का क्या है सर, आता जाता रहता है। तो मैं उनकी बहन की तिलक में चला गया, उनके बड़े भाई ने वहां जो सबके बीच में बैठा हुआ था वहां से हाथ पकड़ के उठवा दिया। सर मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे एहसास हुआ यार ये तो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मान रहे हैं। मुगलों के खानदान के जो लोग हैं ना, वो रिक्शा चलाते हैं चांदनी चौक पे। तुम जो करना चाहते हो ना, पूरी दुनिया से आंख बंद कर लो,
अपने ऊपर आंख लगा लो। ये 4 चीजें तो बुद्ध ने कही, एक 5वीं चीज मैंने अपनी तरफ से दौड़ ली। शिक्षा को, एजुकेशन सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है सर। प्लीज सर, इस बात से बाहर निकल आओ। शिक्षा सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है सर। शिक्षा जो है वो सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है सर। शिक्षा के बड़े महान उद्देश्य हैं। ज्ञान ने बुद्ध को भगवान बना दिया। ज्ञान ने आप आईएएस बनने के लिए परेशान हो, डॉक्टर बनने के लिए परेशान हो, इंजीनियर बनोगे सर, आप बनोगे। हाँ, हमारे जीवन की 21 वर्ष के बाद, जैसे हम मिडिल क्लास से थे तो हमारे पिताजी कहते थे कि देखो भैया, रिटायरमेंट के बाद हम तुमको पैसा दे ना पाएंगे, हमारी एक बेटी है उसकी हमें शादी करनी। ऐसे हम बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग इसी स्थिति में हैं। जिस दिन ये देश शिक्षा और नौकरी के संबंध को तोड़ देगा, इसको महान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस देश में सफलता का पैमाना क्या है? अरे इनका लड़का डॉक्टर हो गया, तुम पता नहीं क्या पढ़ते हो। अरे हो गया माता जी, बहुत अच्छा है पढ़ने में। हमारे बहुत सारे पेरेंट्सों की आदत है दूसरे के बच्चों से कंपेयर करना। प्लीज, शिक्षा का जो अंतिम चरण है ज्ञान का, वो तो आदमी को भगवान बना दे। शिक्षा को नौकरी से मत जोड़ो सर। ये 5 काम आप मत करो। दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश मत करो, अपने मन को पढ़ो। लोग हंसेंगे ये मत सोचो। समय मत काटो इन चीजों में। तुम कहां समय स्पेंड कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और हर एवरी मोमेंट अगर तुम्हें कुछ देकर नहीं जा रहा है तो नुकसान हो रहा है तुम्हारा सर। अगर सिर्फ तुम दिन भर डांस, योगा और ध्यान करते हो तो मन और शरीर तो मजबूत हो रहा है, कुछ तो गेन हो रहा है सर। हम सब बड़े बड़े कुछ नहीं सर, सब उसी मैटर से बने हुए सब। मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की गरिमा है, कल नहीं रहेंगे। राहत इंदौरी साहब की ये लाइन मुझे जल्दी शायरी वारी कविताएं वगैरह बहुत रेयर केस में याद होती हैं, इंटरेस्ट ही नहीं रहा सर कभी। लेकिन कुछ चीजें मुझे अगर अच्छी लगती है तो तुरंत याद हो जाती है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि बीरबल कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ कि मेरा परिवार, मैं हमेशा राज करूं, मेरा परिवार हमेशा राज करे। कहा सरकार ऐसा कोई फॉर्मूला होता तो पहले वाले जाते ही नहीं, आप आते कहां से? जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है, जातीय मकान थोड़ी है। सबके लिए लागू होता है सर, सबके लिए। सम्मान करिए लोगों का, सम्मान, डरिए मत, इज्जत दीजिए लोगों को, सम्मान करिए। वो आप पर हंसते हैं फिर भी करिए। आज कई सारे मित्रों ने मुझे मैसेज किया कि सर हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है कुछ। इन चीजों को छोड़ दीजिए सर। अब एक बहुत अहम सवाल, व्यक्तित्व परिवर्तन में मिनिमम, सुन लीजिएगा, व्यक्तित्व परिवर्तन में मिनिमम 6 महीने का समय लगता है। इसीलिए पेशेंस की हर धर्म ने महिमा गाई है। हर धर्म ने, कोई ऐसा धर्म नहीं है जो धैर्य शब्द को महान न कहे, चाहे वो इस्लाम हो चाहे हिंदुइज्म हो। आप देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हर धर्म में मौजूद हैं। 2 संत ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, प्रभु को पाने की कोशिश कर रहे थे, तो नारद मुनि आए। भगवान ने कहा कि ये जो दूसरा वाला है जो नाश्ता गाता है यही सबसे ज्यादा पहले मुझे पाएगा। बोले वो तो सीरियस बैठा रहता दिन भर, वो नहीं पाएगा। बोले ना। बोले क्यों? बोले जाओ तुम ऐसा करो, इन लोगों से पूछो कि आप क्या चाहते हो, इनसे जाके कहो, दोनों से जाकर एक ही बात कहो कि तुम्हें प्रभु की उपलब्धि 100 साल बाद होगी। नारद ने कहा अच्छा, कहा ये कहोगे तब तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। नारद उतर कर आए, पहले वाले संत के पास गए, बोले कि यार क्या कर रहे हो? बोला प्रभु को पाने की कोशिश कर रहा हूं। कहा तुम्हारी किस्मत में तो प्रभु 100 साल बाद ही है। वो लगा नाचने। कहा बस 100 साल? अरे कोई बात नहीं, लगा नाचने। दूसरे के पास गए जो बहुत सीरियस बैठा हुआ था, उसके पास गए। नारद ने उससे पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो भाई? बोला भगवान को ढूंढ रहे हैं। बोले 100 साल बाद का समय है। उसने कमंडल उमंडल उठा पटक दिया कि अभी 100 साल और। अरे भाड़ में जाए भगवान को पाना। तुम दुनिया में जो भी करते हो, जो भी करते हो, प्रेम कर रहे हो, मन इन्वॉल्व है, पढ़ाई कर रहे हो, मन इन्वॉल्व है, लड़ाई कर रहे हो, मन इन्वॉल्व है, पूजा कर रहे हो, मन इन्वॉल्व है, सब जगह तो मन इन्वॉल्व है। ऐसे ही लोगों को हम चचा कहते हैं। कुछ लोग इसी में खुश हैं। जो पॉजिटिव माइंड है वो क्या सोचता है कि बुद्ध
महावीर, नागार्जुन, शंकर, इन सब का संबंध इससे है। तुम जीवन में कुछ भी करो, प्रेम, पढ़ाई, कुछ भी, कोई ऐसी चीज बताओ जहां मन की भूमिका ना हो। तो जब जीवन के सारे पक्षों में मन की भूमिका है, जब जीवन के सारे कर्म में मन की भूमिका है, तो हम इस पर ध्यान क्यों ना दें? लड़के, वहाँ राजेंद्र नगर में एक बार मैं शेव कराने चला गया, तो मैं चेयर में बैठा, मेरे बगल में एक भाई साहब थे, वो पता नहीं क्या वाइट लगा के बैठे हुए थे। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, मैंने कहा गुड आफ्टरनून। कौन? सर मैं B6 में हूँ सर। मैंने कहा अच्छा अच्छा, ये क्या कर रहे हो? कहा सर वो क्या बोलते हैं उसको, फेशियल। मैंने कहा कौन सी फेशियल करा रहा भाई? क्या सर आलमंड फेशियल करा रहा हूँ, आलमंड। मैंने कहा अच्छा, शेव बनवाया मैंने। मैं उसके पास, मैंने कब से तैयारी कर रहे हो? कहा अभी तो सर 3 साल हुए। मैंने कहा 30 और लगेंगे। आलमंड खाने की चीज है नालायक, स्त्री का सौंदर्य और पुरुष की ताकत। फेशियल करा रहा है, शादी होने जा रही? नहीं नहीं सर। तब मृत्यु क्या है? मृत्यु मन का हमेशा के लिए शांत हो जाना। डेड बॉडी के कान में जाके कह दो भैया तुम्हारा 2 करोड़ रुपया लूट ले गए, पड़ी हुई। भैया तुम्हारी गाय ले गए, भैया भैया वो दुबे जी तुमको गाली दे रहे हैं, पड़ा हुआ है। इससे पहले कि ये हमेशा के लिए शांत हो जाए, इस महाशक्ति को समझो। तुम अगर जीते तो सबके रिश्तेदार, सबके, किसी के जाति के आधार पे बन जाओगे रिश्तेदार, किसी के गांव के आधार पे। जाति नहीं होगी तो अब तुम IAS हो गए और तुम यादव हो, तो तुम्हारे गांव के जो ब्राह्मण है ना, वो भी कहेंगे रिलेटिव है, हमारे गांव के हैं। और अगर तुम हारे, सिंपल सा नियम है, तुम जीते तो सबके रिश्तेदार, और तुम हारे तो तुम निकम्मे, तुम बेकार, तुम यूजलेस, तुम चोर। और तुम्हें दोनों चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तुम अगर दिन के लिए तैयार हो तो तुम्हें रात के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तुम ये नहीं कह सकते मुझे रात नहीं चाहिए, तुम्हारे चाहने से थोड़ी होगा, वो तो नेचर का नियम है। हम तो चाहते हैं भैया कभी ठंडक ही ना आए, तुम्हारे चाहने से दुनिया चलेगी? वो तो नेचर है। हर चीज में खुश रहो, पॉजिटिविटी देखो। एक महिला जो है अपने पड़ोस में मिठाई का डिब्बा ले गई, कही बहन जी मिठाई? बोली मुझे भगवान में पूरा भरोसा था और अब तो भरोसा इतना प्रगाढ़ हो गया कि मैं क्या बताऊं। तो उस पड़ोसन ने कहा कि क्यों बहन जी, ऐसा क्या हो गया? बोले मेरे बेटे के स्कूल के सारे टीचर कहते थे कि तू कभी पास ही नहीं हो पाएगा। हाई स्कूल में है मेरा बेटा और वो बिना परीक्षा दिए पास हो गया। ये है पॉजिटिविटी। इसको तुम अपनी डायरी में कहीं लिख लो। 6 महीना लगेगा सर। इसको तुम, इस शब्द को अपनी डायरी में कहीं लिख लो। 6 महीना लगे। घबराना मत, मोहम्मद बिन तुगलक वाला काम मत करना, इंपेशेंट मत होना, डरना मत। लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे कि ये सुबह सुबह सांस अंदर बाहर करते हैं। बड़े सारे हमारे मित्र हैं, चाहने वाले हैं, तौल तौल के गाली लिखते हैं मुझे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे। क्या फर्क पड़ता है सर? इनकी हिम्मत है जो मुझे डराएंगे। सोने की खदान से सोना निकलेगा और गोबर की ढेर से सोना थोड़ी निकलेगा सर। तुम्हारे जो अंदर है, जिससे तुम बने हो, तुमसे वही बाहर निकलेगा। हमसे बहुत लोग कहते हैं सर वो ऐसा कहने दो यार। पंडित आएगा, पुरोहित आएगा, मौलाना आएगा, पड़ोसी आएगा, दोस्त आएगा, रिश्तेदार आएगा, इतने सारे लोग बधाई देने आएंगे, इसमें एक और भी आएगा। उसके बिना तो बधाई ही अधूरी है सर। ये मैं निगेटिव टर्म में नहीं कह रहा हूं, मैं बधाई के टर्म में कह रहा हूं। इसको नेगेटिव की, और आप तो हिजड़ों को निगेटिव टर्म में ले रहे। नहीं, मैं तो बड़े पॉजिटिव टर्म में ले रहा हूं। खुद को समझो और खुद को जीतो, पूरी दुनिया तुम्हारी है। 6 महीने लगेंगे, घबराना मत। गारंटी लेता हूं, तुम 6 महीने अपने ऊपर काम करके देख लो, अगर तुम्हारी जिंदगी ना बदले। लेकिन उतना धैर्य लोगों के पास नहीं है ना। कुछ लोग 5 दिन करते हैं, 10 दिन करते हैं, कहते हैं अरे 10 दिन किए कुछ चेंज ही नहीं दिखाई पड़ा। 20 साल से ताश खेल रहे हो, 10 दिन में ताश छूट जाएगी। आज ये मुद्दा बड़ा आवश्यक था। बड़े सारे मित्रों ने हमसे कहा था कि कुछ ऐसा बताएं जिस पर हम काम करें। और अगर आप योद्धा हैं तो पहले खुद को जीतिए। बड़े सारे क्रिमिनल से जिनसे लोग बहुत डरते हैं, लेकिन जब उनका एनकाउंटर की बारी आती है, पकड़ लेते हैं पैर पुलिस वालों का। अंकल जी अब नहीं करेंगे, अब कंट्री छोड़ के आप कहां जाओगे? अब तो पहले दगोगे, फिर कहां जाओगे? दूसरे को जीतना बहुत आसान है सर, खुद को जीतना। और खुद को जीतने से दुनिया को जीतने की राह शुरू होती है। जय हिंद।